भाई कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। और कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू सम रीजंस, मैंने देखा आप भी स्ट्रगल करते हैं, गाने नहीं निकाल पाते। या मेरी ऑडियो कौन बनाएगा, मेरी वीडियो कौन बनाएगा, वो रिलीज कैसे होगा, मैं स्टैंड आउट कैसे करूंगा, शोज कैसे होंगे, वो रेवेन्यू कैसे बनेगा, मेरे को जीरो नॉलेज है। मैंने आर्टिस्ट देखे हैं भाई 3-3 महीने में गाना नहीं बना पाते। मैंने आर्टिस्ट देखे हैं 1 दिन में 3 गाने बना लेते हैं। मैंने आर्टिस्ट देखे हैं 30 दिन पहले गाना डालते हैं रिलीज पे। मैंने आर्टिस्ट देखे हैं रिलीज सुबह होता है शाम को गाना डालते हैं। एक लेबल है, हम सभी उस लेबल को जानते हैं, हम सभी उस लेबल के साथ काम भी करते हैं। कोई आर्टिस्ट अगर इंडिपेंडेंट होना चाहता है आफ्टर बीइंग साइंड विद देम फॉर ऑलमोस्ट 5 to 6, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। आज अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। आप देखो यूट्यूब भी कितना इजी एक्सेसिबल पॉइंट हो गया है। आज की डेट में इस फील्ड में एंट्री करना इजी हो गया है। आज के टाइम में वापस अगर कोई किसी को बादशाह बनना है, हनी सिंह बनना है, रफ्तार बनना है, तो क्या पॉसिबल है? जहाँ तक मेरी नॉलेज है बन सकता है, पर बन नहीं पाएगा। उसका रीजन ये है हमारी इंडस्ट्री में ना वो पैसा सिर्फ और सिर्फ आपको पता है वो क्रिएटिविटी से आएगा, तो क्रिएटिविटी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी को नरिश करना, उसके लिए वापस पैसा चाहिए। ये एक लूप होल है। टीम इज द मेन फैक्टर इस सारी गेम के अंदर। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए तो बहुत बड़ा नेटवर्क भी चाहिए। जो लेबल के पास नेटवर्क है वो नए आर्टिस्ट के पास नहीं होता। जो अपने घर बैठ जाएगा भाई, घर तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, नहीं आने वाली। हमारी इंडस्ट्री में कोई भाईचारा नहीं। हमारी इंडस्ट्री से कहने का मतलब है पंजाबी इंडस्ट्री में सब फेक है। और ये क्यों आए हैं मुझे नहीं पता। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी कंपनी ने 500 मिलियन का गाना बना दिया। कोई कंपनी 500 मिलियन तक गाना लेके जा सकती है, उसके पास इतना फंड है, वो पैसा लगाएगी, गाना बड़ा करती जाएगी। पर एक्चुअल में गाना चलना, वो ग्रो करना, वो तो कंटेंट की गेम है ना। जो कंपनीज हैं जो गाना बनवा रही हैं, चीजें कर रही, उनका भी एक एंड पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आ गया क्रिएटिव प्रोसेस में, जो मुझे लगता नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछना था? हाय देवेंद्र भाई, कैसे हो? भाई और बढ़िया हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने टाइम निकाला मेरे लिए। ये हमारा पहला पॉडकास्ट है एंड आई एम रियली फीलिंग ऑनर्ड कि आप पहले गेस्ट हो। भाई अब ये मेरे को ऐसा लग रहा है ना, ज़्यादा पैसे नहीं देते किसी काम के लिए, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मेरे को बुलाओ, बट आई एम ऑनर्ड कि आपने अपने पॉडकास्ट में पहला मेरे को बोला है। नहीं, जितना मेरी लीग में जितने बंदे हैं, मैं अगर ये सोचूं कि यार जिस बंदे ने मेरे को सबसे पहले गाइड किया था म्यूज़िक इंडस्ट्री में, जिसने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे थे, वो आप ही हो। और मेरे दिमाग में आपके अलावा कोई नाम नहीं आया कि जिसको मैं सबसे पहले बुलाता। भाई अब तो ये मेरे को थोड़ा बहुत नर्वस कर रहा है कि अच्छा भाई मैंने ऐसा कुछ किया है नहीं। देवेंद्र भाई, एज अ प्रोफेशनल म्यूज़िक इंडस्ट्री में आप क्या काम करते हो? भाई ये बहुत कॉमन क्वेश्चन, मैं किसी से भी मिलता हूँ ना तो सब मेरे को सबसे पहले ये पूछते हैं कि भाई आप करते क्या हो, और उसके बाद आज तक तो शायद मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता मैं करता क्या। ये हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री में ना सबसे बड़ी वो सबसे बड़ा एक क्लीशे कह लो, या एक बहुत बड़ा एक टैबू लगा लो कि हमारे सारे रिश्तेदार, हमारे यार दोस्त, हम जितना मर्जी उनको समझा दें कि हम भाई क्या काम करते हैं, हम क्या बिजनेस करते हैं, वो 4 दिन बाद दोबारा यही क्वेश्चन पूछते हैं, भाई क्या करते हैं? इस फील्ड में जो कुछ भी होता है 360 म्यूजिक एंटरटेनमेंट हम सब करते हैं। अब कभी कभी ऐसा लगता है यार सब करते हैं, तो ऐसा होता है कि मोर और लेस करते हैं, यही तो कर सकते हैं डेफिनेट, क्योंकि ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है फील्ड, आपको पता है। और एज इन अगर मैं अपना बताऊं कि मैं क्या करता हूं, तो भाई मैंने अगर आप इसको जर्नी वाला क्वेश्चन बनाओ अभी से, तो मैं ये बताता हूँ कि शुरू मैंने एज ए शौकिया तौर पे किया था। मेरे को बहुत इंटरेस्ट था मतलब म्यूज़िक फील्ड में और हर चीज़ में। और आपको पता है डीजे पंजाब एक साइट थी, डीजे पंजाब, songs.pk, डीजे पंजाब और मिस्टर जट, हाँ ये 3 साइट्स थी। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब म्यूज़िक एंथुसियास्ट था कि मेरे को गाने सुनने जी। तो सारा दिन घर में भी गाने चलते थे, और फिर सारा दिन डीजे पंजाब पे गाने आ रहे हैं, डाउनलोड करो सुनो, क्रेज़ होता था। नया नया इंटरनेट मिला हुआ था, नया नया पीसी मिला था, तो बस गाने तो शौक डेवलप हो गया कि भाई कामों की फील्ड में बहुत ज़्यादा है। अब सबसे बड़ी बात है कि इस फील्ड में ना कोई बुक नहीं है कि यार कैसे करना है, क्या करना है, ना कोई गाइड करने वाला है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, कुछ नहीं पता। तो ऐसे ही मेरे को लगा कि यार गाने सुनता हूँ तो गाने बनाऊंगा। तो अब गाने बनाने के लिए क्या चाहिए? सिंगर, लिरिसिस्ट। तो मेरे फैमिली में ही मेरे एक थोड़े दूर के कज़न है, उनको गाने का शौक था, और मेरा फ्रेंड है मोहुक, वो मेरे साथ है हमेशा से। तो मैंने ऐसे ही बोला यार बस गाना करना है। तो मोहुक ने क्या बोला, गाड़ी उठाई, उस कज़न को उठाया, एक प्री वेडिंग फोटोग्राफर्स नहीं होते, हाँ, उनके साथ वीडियो बनाने चल पड़े। ओके। तो हमने गाना शूट किया, हमारे स्कूल ने सबको बोला कि हम गाना बना रहे हैं, लेबल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। गाना बनाया,
और वो हैज़ एन एंड सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये सब आप तब कर रहे हो जब आपको उसकी बिल्कुल नॉलेज कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस गाने सुनते हैं, तो गाने सुनते हैं और बनाने हैं। आपको एक आइडिया कि ऐसा बनता होगा। आइडिया भी नहीं है भाई, कुछ क्लू ही नहीं है। मतलब इस फील्ड में सबसे ज्यादा क्या कर रखा है वो नहीं पता, पिक्सआर्ट और ऐसी ऐप्स हाँ, होती हाँ, थी, हाँ, हाँ। या फोन के अंदर पिक्सआर्ट तो बाद में पिक्सार बाद में आता। वो एक फोन के अंदर ऐप होती थी, आप वो बना सकते हो, कवर आर्ट्स बना सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो। एक टाइम मेरा होती थी ना। हाँ, तो वो मैं कवर आर्ट्स बनाता था, और मेरे को शौक था कि यार कभी मेरी भी, मैं पिक्चर बनाऊंगा या गाने बनाऊंगा तो ऐसे पोस्टर बनेंगे। वहाँ से कट टू +2 के बाद निकलते ही ये सॉन्ग वाला कीड़ा उठा, विले थे, मतलब +2 के बाद कॉलेज आने से पहले वाला टाइम था, रिजल्ट आया नहीं था, तो मैं और मेरा दोस्त लगे हुए हैं कि भाई करते हैं कुछ, तो ये निकाला हमने, गाना शूट किया, और जब हम शूट कर रहे थे तो हमें लग रहा था क्या तोप चीज़ बनाएंगे हम, कि मतलब इसके बाद तो अगला ब्लॉकबस्टर गाना हम डालेंगे और रातों रात वायरल हो जाएगा। वो पहली रियलाइजेशन तो स्पेशल होती है, वो हमेशा आपको जो आप पहला गाना बनाते हो वो लगता ही लगता है। तो वो जब हमने गाना बनाया, रिलीज़ किया, अपने ही चैनल पे रिलीज़ किया, अपना ब्रांड चैनल डाला, और उस पर जब गाना डाला तो समझ आया अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ होता है। मतलब गाना रिलीज़ कर दिया, यूट्यूब पे वीडियो चढ़ा दिया, तो समझ आया कि यार सिर्फ गाना बनाना और डालना नहीं होता, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और बहुत आगे प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो वहीं से अगर मैं करूँ तो मेरे को पता लगा डिस्ट्रीब्यूशन है, देन मैंने हंगामा कनेक्ट किया, हंगामा चलता था उस टाइम पे, उसके बाद हंगामा चलता था। तो मैंने उनके साथ, बच्चा ही था मैं, मतलब मेरे कज़न्स के ही कैफ़ेज़ और ये सब होते थे, तो मैं वहीं से इंटरनेट कैफ़ेज़ पे जाकर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर रहा हूँ, सब कज़न्स का सपोर्ट है, वहाँ से मैंने शुरू किया। मेरा हंगामा के साथ एग्रीमेंट हुआ तो मैं बहुत खुश, क्योंकि मेरी लाइफ का वो पहला एग्रीमेंट था कि भाई मेरे लिए तो ऐसा होता है ना कि कुछ पेपर आया कहीं से, मेरे लिए मुंबई से पेपर आया जो मैं साइन मेरे नाम पे बना है। हाँ, तो वो मैंने बड़ा आज तक संभाल के रखा हुआ है। वो साइन किया, हंगामा के साथ पहला गाना डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर डिस्ट्रीब्यूट करने लगा तो मेरे को पता लगा यार एक लेबल से कितने गाने बना लूँगा, मेरी अपनी तो कैपेसिटी है नहीं। उसके बाद फिर मैंने और लोगों के गाने इकट्ठे करने शुरू किए, अपने लेबल पे ऑनबोर्ड किए, अपने साथ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स में डाले, और फिर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करने लगा। तो ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये लगा लो कि मेरे को करते हुए 2 साल ही हुए गाना और डिस्ट्रीब्यूशन, मेरे को लगा कि यार आर्टिस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ गाने कहाँ से एक्वायर करूँ। पहले हम ये समझ लें कि सिंपल भाषा में, जो हमें तो पता है, आपको पता है, मेरे को पता है कि क्या होता है, बट एक कॉमन मैन, एक लेमैन लैंग्वेज में अगर हम कहें तो गानों की डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है? गानों की डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं बहुत मतलब आसान से आसान तरीके से बताऊँ तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, अगर आप पेप्सी अब बनाते हो, पेप्सी बनती है तो उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट होता है, वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर चैनल पार्टनर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल पार्टनर्स, जिनके थ्रू हम उनको पेप्सी जाती है, वो डिफरेंट डिफरेंट दुकानों पे बिकती है। सो सेम डिस्ट्रीब्यूशन भी यही है, आपने गाना बनाया, मल्टीपल स्टोर्स हैं, एक एग्रीगेटर आपके साथ ऐड ऑन होता है जो आपके लिए उन सभी स्टोर्स पे आपका गाना डिलीवर करता है। डिलीवर। सो दिस इज बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर और पार्ट्स आ जाते हैं, बहुत सारी कंपनीज प्रो लेवल सर्विसेज प्रोवाइड करती है डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन इज आपका कंटेंट लोगों तक पहुंचाना, दैट इज एज सिंपल। वो एक मिडिल कंपनीज होती हैं, होते हैं, तो मतलब जैसे बिलीव होगी, ऑर्चर्ड हो गई और वार्नर होगी, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। और इसके अलावा अब तो लेबल्स भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और आप देखोगे यूनिवर्सल और भी मेजर लेबल्स, वार्नर मेरे भी मतलब लेबल डिस्ट्रीब्यूटर, पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर ही है, तो सब डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहे हैं, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन कॉस्ट, वो हम आगे बात करेंगे, तो उस वजह से। ओके, ठीक है। आई गेस मैंने क्लियर कर दिया होगा बहुत अच्छे से समझाया आपने डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। एंड उसके बाद जब आपको ये पता चला कि हाँ यार ये भी कोई चीज़ होती है, डिस्ट्रीब्यूशन नाम की भी कोई चिड़िया होती है, उसके बाद क्या कोई प्रॉब्लम आई या कुछ नया सीखा, उसके बाद की स्टोरी क्या है? मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब वो डिस्ट्रीब्यूशन में घुसा, तो जो मैंने आर्टिस्ट वाली बात अभी पीछे करी थी, डिस्ट्रीब्यूशन में घुसते ये पता लगा कि फ्लो बड़ा चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मुंह उठाया और आप डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दोगे, आपको ज़्यादा गाने चाहिए, क्योंकि एज एन सिंगल लेबल आप पैसा लगाते हो तो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऑब्वियसली जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो तो आपको एक फ्लो चाहिए। मतलब आज के डेट में, अगर उस टाइम तो एग्रीमेंट्स बहुत अलग होते थे, आज की डेट में किसी भी कंपनी के साथ अगर एग्रीमेंट करते हो कि हम डिस्ट्रीब्यूट कराना चाहते हैं आपको, तो आपको एक नंबर देते हैं कि आप मिनिमम कितने गाने दोगे। हाँ, आज की डेट में वो एवरेज चल रहा है कि 12 से 30 गाने मांगते हैं कि आप एक साल में इतना कंटेंट दोगे तो हम आपको पुश करेंगे, प्रमोट करेंगे आगे। तो हम आपको अपना CMS प्रोवाइड करते हैं। तो वैसे ही जब मैंने किया तो मेरे को पहले 2 गाने किए मैंने, तो मुझे लगा कि कंटेंट ज़्यादा चाहिए, उसके लिए आर्टिस्ट चाहिए। आर्टिस्ट ज़्यादा चाहिए। तो वहाँ से फिर आर्टिस्ट इकट्ठे करने शुरू किए फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थिंगी, क्योंकि मेन गोल तो डिस्ट्रीब्यूशन था उस टाइम पे। और ओवर द पीरियड वो जैसे जैसे चेंज होता गया, जैसे जैसे चेंज होता गया वैसे वैसे चेंज होता गया कि स्ट्रेटेजी में कि कैसे ऑनबोर्ड करने हैं, क्या काम करना है, और वो वही आज तक चलता है। मतलब कोई कॉपी बुक तो है नहीं
वही मैं आगे लोगों को बताता हूँ जो मैंने फॉलो किया है। मतलब इस इंडस्ट्री में सबसे वो बेसिक सी बात है कि किसी का सेट फॉर्मेट नहीं है। सेट फॉर्मेट नहीं। हर एक बंदा अपने हिसाब से काम कर रहा है, जो उसकी जर्नी है, जो उसकी नॉलेज है, वो उस हिसाब से जिसका जब वो तीर तुक्का चल गया बस वही वही पैटर्न बन गया। मतलब तीर चलने के लिए भाई खड़ना तो पड़ेगा। हाँ मतलब मेरे से भी कभी कोई पूछता है ना कि यार वर्कआउट करना है या म्यूजिक इंडस्ट्री में आपको काम करना है, तो मैं ये कहता हूँ कि हिट और फ्लॉप बात की बात है, गाना चलेगा नहीं चलेगा बात की बात है, पैसा कमाओगे नहीं कमाओगे बात की बात है। अगर आप कंसिस्टेंट रह सकते हो तो आओ, तो ज्वाइन करो म्यूजिक इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री। कंसिस्टेंट नहीं रह सकते तो भाई कोई जॉब कर लो, कोई और बिजनेस कर लो, कोई हार्डवेयर की दुकान खोल लो, दैट्स इट। भाई कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। और कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू सम रीजंस मैंने देखा आप स्ट्रगल करते हैं, गाने नहीं निकाल पाते। बट गेम में रहना इंपॉर्टेंट है। अगर आप गाने नहीं भी निकाल पा रहे हो तो कुछ ना कुछ जो आपके मतलब बस में है, जो आप कर सकते हो, कवर्स कर सकते हो या अप्रोच कर सकते हो, न्यू कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, सेशंस लगा सकते हो, लगे रहना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारी इंडस्ट्री का रूल ही है, जो खड़ा है उसको कभी ना कभी तो अपॉर्चुनिटी आ ही जाए। अब जो अपने घर बैठ जाएगा भाई, घर तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, नहीं आने वाली। तो आपको कॉन्टैक्ट्स में रहना पड़ेगा, लोगों के काम करते रहना पड़ेगा। और भाई अप्स एंड डाउन्स तो बिजनेस में आते हैं। हाँ तो वही जैसे एक कोड था कि अगर एक गाड़ी पार्क्ड है कहीं पार्किंग में खड़ी है तो उसमें आप गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते। गाड़ी चलानी सीखनी है तो आपको बाहर निकालना रोड पे आना ही पड़ेगा। सीधी बात है। तो अब जैसे यू हैव बीन इन दिस फील्ड फ्रॉम क्वाइट सम टाइम नाउ, है ना, अराउंड 10 साल तो हो गए होंगे। 10 साल पहले क्या सिनेरियो था और आज क्या सिनेरियो है? आज आसान है या आज मुश्किल है? आज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। और आज आप देखो यूट्यूब भी कितना इजी एक्सेसिबल पॉइंट हो गया है। ठीक है, पहले कॉन्टेंट अलग तरीके से कंज्यूम किया जाता था। आज शॉर्ट फॉर्मेट हो गया है, रील्स आ गई हैं। तो आज की डेट में इस फील्ड में एंट्री करना इजी हो गया। पर वही जब आप एंट्री करना इजी हो गया तो बहुत सारे लोग एंट्री कर रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। पहले क्या होता था, आप गाना बनाते थे, स्टूडियो जाके रिकॉर्ड करते थे, उसके बाद वीडियो शूट करते थे, फिर टीवी प्रोमोज करते थे, कैसेट्स निकलती थी, तो वो बहुत अलग प्रोसेस था। अब क्या है, आप आज की डेट में आप जाओ यूट्यूब से बीट उठाओ, लाइसेंस लो। आज तो लाइसेंस भी मिल रहे हैं बीट्स के साथ बहुत सारी ऐप्स हैं और ऑनलाइन ही सारे काम हो रहे हैं। मतलब मैंने तो ये देखा, लोग अपने फ़ोन पे गाने रिकॉर्ड करके अच्छी क्वालिटी के गाने बना रहे हैं। मतलब स्टूडियोज़ भी नहीं जा रहे और गाने अपलोड कर रहे हैं, उनके गाने चल रहे हैं। क्लाउड बेस्ड ऐप्स आ गई हैं, आप फ़ोन पे मिक्स मास्टरिंग चलवा सकते हो। तो आज की डेट में एंट्री बहुत इजी हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली अब टाइम है इस मार्केट में एंटर करने का, अगर किसी नए आर्टिस्ट को घुसना है। रीज़न बीइंग, अभी मार्केट चल रही है एक तरह से ऑल टाइम लो सैचुरेशन पे। मतलब रेवेन्यूज़ बहुत कम है, ठीक है। और आज की डेट में अगर फॉर एग्जांपल एक ए लिस्टर का गाना आता है और एक न्यू कमर का गाना आता है, तो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस ए लिस्टर के पास पैसा है तो वो पैसा लगा के अपने गाने को प्रमोट कर सकता है, निकाल सकता है। बट ऑर्गेनिक ट्रैफिक और अपॉर्चुनिटीज़ आज की डेट में इक्वल ही हैं नियरली, कि अच्छा कंटेंट करोगे तो चलेगा। तभी आपने देखा होगा आज की डेट में बहुत सारे नए नए आर्टिस्ट हिट हो रहे हैं। बट अब सही ये बात है। मुझे लगता है शायद आप आगे क्वेश्चन भी पूछोगे मेरे से कि अब ये वन हिट वंडर्स हैं जो, हाँ ये आगे क्यों नहीं ग्रो कर पाते? ये हमारी लाइन में यहाँ तक काफ़ी चलती है। क्योंकि उसका रीज़न वही टीम भाई। मैंने आपका क्वेश्चन खुद ही पूछ के खुद ही आंसर दे दिया। नहीं सही बात है। टीम इज द मेन फैक्टर इस सारी गेम के अंदर। एंट्री लेवल बहुत आसान है बट टीम डेवलपमेंट मुश्किल हो गई है। पहले शायद टीम्स इजीली बन जाती थी। हाँ मतलब जो मैं आपके क्वेश्चन से रिलेट कर रहा हूँ पहले, अब जैसे मैं बताता हूँ, मेरी टीम में मेरे भाई है मोहक, हम 10 साल से साथ हैं। तो हम काम करने के लिए साथ नहीं थे, हाय मोहक। तो हम साथ थे और हमने काम कर लिया। तो पहले ऐसे ही चलता था। पहले क्या रिलेशन होते थे, आपने भी देखा होगा, आपके भी भाई लोग होंगे, हम सब ने इकट्ठे सोचा काम करना और हम इकट्ठे कर रहे हैं। कोई प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं घुस रहे, प्रॉफिट लॉस ये वो कुछ नहीं। भाई ने बोला करना है तो करना है, ये सही बोला। अब थोड़ा अलग हो गया। अब ना बहुत सारे लोग बिजनेस माइंडेड हो गए। आज की डेट में अब बहुत सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं, बहुत सारे सो कॉल्ड आर्टिस्ट मैनेजर्स भी हैं। अब वो ऐसा देखते हैं इसके साथ काम करूंगा तो प्रॉफिट है, इसके साथ काम करूंगा तो प्रॉफिट है। और वो आज की डेट में बहुत बड़ा बैरियर है। हम 4-5 साल से एक दूसरे को जानते हैं और काम कर रहे हैं, बट मुझे याद है कि पहले हम अगर काम नहीं कर रहे होते थे तो बहुत ही ना केओटिक रहते थे, यार काम नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे। अगर आज काम नहीं कर रहे ना तो हम थोड़ा पीस ऑफ वो है कि यार एक स्टेट ऑफ माइंड जो है ना वो बहुत पीस पे है कि यार
नहीं कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, पर कुछ करेंगे तो सही करेंगे, क्योंकि अब शायद वो नॉलेज है या वो एक जो पेशेंस है वो मिल गया हमें बिजनेस में। मतलब अब आप उससे ये लगाओ कि पहले जब हम भागे होते थे करना है तो हमें पता ही नहीं था क्या करना है। हम ढूंढ रहे थे अपने रास्ते, क्योंकि जानना चाह रहे थे कि कैसे होता है। बहुत सारी जगहों ये पे चीज़ खोज करना। करके नहीं देखी हमने, तो ये शायद ये फट जाए अब ओवर द टाइम में पता है कि क्या स्टैंडर्ड हो। कि क्या ही हो जाएगा, पता है हमें। जब हम पहली बार मिले थे, आपने ऑल स्टार उस टाइम नया नया किया था, आपने बहुत इन्वेस्टमेंट्स करी थी उसमें, हैवी इन्वेस्टमेंट्स करी थी, और मेरा यही से था आपको कि भाई आप बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। तो उसके बाद आपने भी देखा, उसके बाद आपने लेबल डील्स क्लोज करी, आपने तो लेबल्स के लिए काम किया। तो वही है कि उस टाइम हमें वर्किंग नहीं पता थी लेबल्स की। आज हमें लेबल्स की वर्किंग पता है। पहले हम शायद अपने आप को 19-20 आंकते थे औरों के मुकाबले। वो एक सेल्फ डाउट हो सकता है कि यार हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो इतनी बड़ी कंपनीज में काम करते उन्हें कुछ नया आता होगा। पर मोर और लेस मैं ये सभी को यही कहना चाहूँगा कि भाई कंटेंट के अंदर किसी का कॉपी बुक स्टाइल है ही नहीं कि भाई वो ऐसे करता है तो ऐसे ही काम होता है। इस फील्ड में वैसे काम होता है जैसे आप करना चाहते हो। हाँ, अगर आपको गाना आज बनाना है, मैंने आर्टिस्ट देखे हैं भाई 3-3 महीने में गाना नहीं बना पाते। मैंने आर्टिस्ट देखे हैं 1 दिन में 3 गाने बना लेते हैं। हाँ। तो वो आपके ऊपर है, आप कैसे काम करना चाहते हो, कैसे बनाना चाहते हो। मैंने आर्टिस्ट देखे हैं 30 दिन पहले गाना डालते हैं रिलीज पे। मैंने आर्टिस्ट देखे हैं रिलीज सुबह होता है शाम को गाना डालते हैं। तो सबके अपने अपने स्टाइल हैं, सबके अपने अपने ऑडियंस है कि वो किस तरीके से उन्हें काटर करते हैं, उनका क्या। और वही जैसे पहले हमने बात की थी कि राइट या रॉन्ग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सिर्फ मैटर करता है कि आप कंसिस्टेंट रहो, आप काम करो। मतलब इसको समराइज करूँ तो इस फील्ड में हिट होना, मतलब आपको एक बार एक्सपोजर मिल गया, वो लक बेस्ड है, ठीक है, वो पहले मिलेगा बाद में मिलेगा। पर इस फील्ड में चलते रहना, चाहे आपको हिट मिल भी गया है और नहीं मिला है, आपको हार्ड वर्क करते रहना पड़ेगा, वो कांस्टेंट है। तो अब इसे अगर कंक्लूड करें कि सपोज कीजिए मैं एक नया आर्टिस्ट हूँ, मेरा अभी एक भी गाना नहीं आया है मार्केट में, और मुझे कोई नॉलेज भी नहीं है कि मैं गाना रिकॉर्ड कैसे करूँ, गाना बनाऊँ कैसे, या मेरी ऑडियो कौन बनाएगा, मेरी वीडियो कौन बनाएगा, ठीक है, वो रिलीज़ कैसे होगा, फिर मैं स्टैंड आउट कैसे करूँगा, शोज़ कैसे होंगे, वो रेवेन्यू कैसे बनेगा, मेरे को ज़ीरो नॉलेज है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि मुझे कोई आके 2 दिन में ये नॉलेज दे दे, कोई दे भी देगा तो शायद मैं उसको वो नहीं करूँगा, शायद उसको वैल्यू नहीं करूँगा, एक्नॉलेज नहीं करूँगा, है ना। तो मेरे लिए या मेरे जैसों के लिए एक 1 लाइनर या 2 लाइनर आप क्या चीज़ बता सकते हो कि यार सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करो, कि यार अगर ये कर रहे हो आज के टाइम में तो सॉर्टेड है, बढ़ जाओगे। देखो मैं आपको इसके 2 आंसर्स देता हूँ। पहला आंसर ये है कि कंटेंट बनाओ, आपका कंटेंट पूल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक गाना बनाया और आप चल पड़े जी भाई कि अब टॉप आर्टिस्ट है। हाँ, आपके पास पूल होना चाहिए, आप गाना सुनाओ तो आपके पास कम से कम 25 से 30 गाने हों। क्योंकि मतलब इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, जब मैं बादशाह भाई के साथ काम कर रहा था या बादशाह भाई के साथ था, तो उन्होंने बहुत, मतलब वो हमें भी एजुकेट करते थे, बताते थे काम कैसे होता है, क्या चीज़ होती है। तो उन्होंने सबसे बड़ी बात बताई थी कि भाई जब हमने अभी तो पार्टी करा तो मैंने 20 गाने बना रखे थे, हाँ, और मेरी नज़र में वो 20 गाने टॉप के थे, पर उनको वो 20 गाने नहीं पसंद आए। फिर एक गाना जो मैंने डिस्कार्डेड रखा हुआ था वो भेजा दे, अब वो था अभी तो पार्टी। हाँ। इट्स जस्ट पहले तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि आपके पास मल्टीपल पीसीज हो, आप प्रेजेंट कर सको, किसी को दिखाओ किसको क्या चॉइस है, क्या चाहिए होगा, और प्लस उसके बाद कुछ छुपाओ और बस आज भेजना है सब दो। और आज के टाइम में जैसा है, जो मतलब फॉर एग्जांपल जितनी भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो गाना बनाने की है, चाहे वीडियो बनाने की है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, वो सभी हमारे हाथ में है, हमारे फ़ोन में है ना। तो मुझे बाहर किसी लेबल के पास या प्रोड्यूसर के पास जाना चाहिए, या मुझे जितना मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ मुझे उस पे काम करना चाहिए। दोनों में से मतलब लॉन्ग रन के लिए क्या है, क्योंकि होता क्या है, मेरा ये क्वेश्चन पूछने का एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है, मैं आपको पता ही है कौन सी कंपनी है क्या है, एक लेबल है, ठीक है, हमें पता है, एंड हम सभी उस लेबल को जानते हैं, हम सभी उस लेबल के साथ काम भी करते हैं। बट एक नेगेटिव बात उठती है मार्केट में कि कोई आर्टिस्ट अगर इंडिपेंडेंट होना चाहता है आफ्टर बीइंग साइंड विद देम फॉर ऑलमोस्ट 5 to 6 years, अगर वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है तो वो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको। तो कोई नया बंदा है जिसको पता है यार मेरे में पोटेंशियल है, मैं हिट तो हो जाऊंगा, तो मुझे कोई बड़ी लेबल साइन कर लेगी या कुछ हो रही, तो उसमें भी उसको काफ़ी डाउट्स होते हैं कि यार मैं साइन हूँ ना हूँ, शायद किसी के पास ऑफर भी होगा, बट उनके पास ना वो एक लीगल नॉलेज नहीं होती कि ये सही है या ये गलत है, क्योंकि मार्केट में
आपको पता है हर एक चीज़ को लेके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स होते हैं, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव ही बिकते हैं। तो एक ये साइड भी है ना, ये ऑडियंस भी है कि जिसके पास ऑलरेडी ऑफर्स भी हैं, बट उनको ये नहीं पता कि लॉन्ग रन के लिए और सस्टेन करने के लिए उन्हें एक लेबल का सहारा लेना चाहिए, या खुद जितने सेल्फ सफिशिएंट है उतना ही काम करना चाहिए। भाई अब ये भी ना, मतलब मेरा इस पे बहुत अलग टेक हो सकता है इंडस्ट्री से। हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि जब आर्टिस्ट इनिशियली जाता है किसी लेबल के पास, या उससे साइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा सोच रहा होता। हाँ मतलब True. आज की डेट में, अगर वैसे तो मैं गाता नहीं, पर अगर मैं गाता होता और मेरे को कोई बोलता मैं तेरे को साइन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसकी नॉर्म्स पढ़ता कि वो क्या टर्म्स दे रहा है, ठीक है। तो एक बेसिक मतलब अटेंशन चाहिए होती है आप जब किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो कि यार वो पढ़ो तो सही, ठीक है, और किसके साथ कर रहे हो उसका बैकग्राउंड देख लो कि उसे काम करना आता है या नहीं आता है। लेबल्स की बहुत इंपॉर्टेंस और बहुत ज़रूरत है। मतलब मैंने ये सुना है बहुत सारे पॉपुलर लोगों को, मतलब जैसे ये होता है ना कि आज से 5 या 6 साल पहले सिनारियो ये था कि एक्सेसिबल नहीं थी टेक्नोलॉजी या डिस्ट्रीब्यूशन हम कह ले, है ना। तो आज के टाइम में एक नॉर्मल 18 साल का 17-18 साल का जो एक आर्टिस्ट होगा, लड़का होगा, जो अपने घर में कमरे में बैठकर लैपटॉप पे गाना बना रहा है अपने खुद के, वीडियो भी वो अपने फ़ोन से ही बना लेगा, है ना। सारा एक्सेस उसके फ़ोन में है, सारी ऐप्स उसके फ़ोन में, उसको सब पता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लेगा। तो जब एक लेबल जाए उसके पास ऑफर लेके, तो वो क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जो वो कर रहा है वो ऑलरेडी वो कर रहा है। लेबल सिर्फ क्या करेगा, उसे थोड़ा और ज़्यादा पैसा दे देगा, उसका प्रोडक्ट थोड़ा अच्छा बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन तो फिर भी उसके पास है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसका बहुत अलग सिस्टम है। जैसे मैं बताता हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े लोग ट्यून को से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट मतलब ये मिथ तोड़ना चाह रहा हूँ मैं कि यार एक लेबल लेबल ही होता है, आप जितना मर्जी आप इंडिपेंडेंट वो कर लो। लेबल बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि लेबल के पास पैसा है हाँ जो उसने आर्टिस्ट पे लगाना है और आर्टिस्ट को ग्रो करेगा। तो सबसे मेजर बात, आर्टिस्ट और लेबल्स एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि आर्टिस्टों के बिना लेबल चल जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि लेबलों के बिना आर्टिस्ट चल जाएंगे। ट्रू। अगर आप आज की डेट में कोई भी आर्टिस्ट बोलो कि ये लेबल के बिना चल रहा है, नहीं, उसे किसी ना किसी एंड पे सपोर्ट है। या तो किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का सपोर्ट है, या किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर का सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि उसके बिना आप ग्रो ही नहीं कर सकते भाई। और अगर आप इन दोनों का नहीं है तो किसी ना किसी शो कंपनी का, वही प्रोड्यूसर वाली गेम आ जाती है, कोई ना कोई पैसा लगा रहा है, क्योंकि आपको लोगों तक पहुंचने के लिए पैसा चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए तो बहुत बड़ा नेटवर्क भी चाहिए। जो लेबल के पास नेटवर्क है वो नए आर्टिस्ट के पास नहीं होता। नहीं हो सकता। अब जैसे आपने पूछा कि एक 18 साल का लड़का क्या करे, एक 18 साल का लड़का बहुत सारे गाने बनाए, अगर उसे कुछ नहीं समझ आ रहा, ट्यून को डिस्ट्रीब्यूट पर डाले, वहाँ से सब लेबल्स की बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं, वो अच्छे टैलेंट्स को स्काउट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हिट हो तो ही आपको स्काउट करेंगे, नहीं, वो फ्रेश बंदे जो काम कर रहे हैं उनको स्काउट करते हैं और उनको कॉन्टैक्ट करते हैं। इनिशियली आपको डील्स छोटी मिलेंगी, पर ब्रो आपको घर बैठे डील मिल रही है तो क्यों नहीं लेनी है। और लोग बोलते हैं कि जी हमें साइन नहीं होना। अरे भाई, अगर एक रिलेशनशिप में आ रहे हो तो दोनों पार्टी की सिक्योरिटी होनी चाहिए ना। देखो एक फैक्ट है, किसी आर्टिस्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मैं जब अपने आर्टिस्ट भी साइन करता था उन्हें भी बताता था, मैं इन जनरल भी बता रहा हूँ, किसी आर्टिस्ट का कोई कंपनी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आर्टिस्ट का मन ही नहीं है गाने करने का तो क्या तो कंपनी फोर्सफुली गाने थोड़ी बना लेगी। सो क्रिएटिविटी में धक्का नहीं चलता, बट ये एक ओपन होना चाहिए कि लेबल्स के साथ आर्टिस्ट भी बहुत धक्का करते हैं। मैं दोनों साइड पे रहा हूँ। उसके 2-3 एग्जांपल दे सकते हो आप? भाई एग्जाम्पल ऐसे मैं दूंगा तो वो नाम हो जाएंगे, बट बिना नाम के कोई बात नहीं। बहुत सारे यार, जैसे आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रचलित बात है, जब मैं बॉम्बे किसी भी कंपनी के अंदर में बैठता हूँ तो हमारे खासकर पंजाब के बारे में तो ये बात है कि जो आर्टिस्ट हैं वो अपने चैनल के अच्छे गाने रख लेते हैं जी, और बाहर अच्छे गाने नहीं देती है। तो आपने बहुत सुना होगा, आप सारी कंपनीज में जाते हो बॉम्बे, ये सबसे कॉमन फैक्टर है। तो ना, एक तो ये सबसे आर्टिस्ट धक्का ही करना है यार। अगर आप काम कर रहे हो, कोई पैसा दे रहा है तो उसे अपना 100% तो दो। तो आर्टिस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना 100% दें, और फिर कंपनी से एक्सपेक्ट करें। अब ये है कि ना, हर एक बंदा ना स्मार्ट हो गया ज़्यादा। पहले भी ऑब्वियसली आर्टिस्टों के साथ बुरा हुआ, मैं ये नहीं बोलता कि सारे लेबल्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लाला लेबल्स हैं, है ना, कि जो अलग ही थ्योरी पे चलते हैं। पर जो कॉर्पोरेट्स लेबल है वो बहुत क्लियर है। कॉर्पोरेट का एकदम क्लियर सेटअप है कि भाई वो पहले एग्रीमेंट करते हैं आपके साथ, जो लिख के दे दिया वो करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उनकी कंपनी लॉस में या प्रॉफिट में। लाला लेबल्स के साथ थोड़ी दिक्कत है कि आपको पहले कुछ कमिट कर दिया, बाद में मुकर गए जी नहीं करेंगे, तो बट फिर वो सबको अपना प्रॉफिट बताए। कॉर्पोरेट्स थोड़ा कंपैरेटिवली कम पैसा देते हैं न्यू कमर्स को,
बट अगर आप पंजाब और मुंबई का कंपैरिजन करो तो ऐसी कोई मुंबई की कंपनी नहीं है जो अच्छा पैसा नहीं देती। आप करते ही हो डील्स करते हो, आपने ये देखा होगा कि एटलीस्ट 10 टाइम्स का डिफरेंस है। पंजाब में गाना 5,000 का है, मुंबई में वो 50,000 का है। अब इसके अंदर कितने लोगों के मार्जिन हैं, कितने प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं। और प्लस मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो और आप किसी कंपनी के साथ साइन नहीं हो रहे या किसी मैनेजमेंट के साथ साइन नहीं हो रहे और आप किसी प्रोजेक्ट मैनेजर के थ्रू ये सोच रहे हो अपने 2-4 गाने बेच दूंगा, तो आप अपनी ब्रांड वैल्यू खत्म कर रहे हो। कैसे? क्या वो प्रोजेक्ट मैनेजर का आर्टिस्ट ग्रो करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका वो प्रोजेक्ट बेच के अपनी कमीशन निकालने सेंटर जी। तो गेम ये है कि एक गाना बेचने से ना ज़रूरी नहीं होता कि आपको उसके लिए 1 लाख रुपए मिल गए। मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट देखे हैं, गाना बनाते हैं, बेच देते हैं, बोलते हैं पाजी साढ़ा का गाना 5 लाख चुक गया। हूँ उस 5 लाख में से वो करते क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजर का कट चला गया, वीडियो का कट चला गया, आर्टिस्ट के पास 50,000 रुपये आ गया। अब इस पूरे प्रोसेस में किसी ने मार्केटिंग की बात ही नहीं करी, किसी ने ये पूछा ही नहीं लेबल से कि जी आप 5 लाख देने के बाद मेरे गाने पर इतना लगा हुए। और मुझे ऐसा लगता है कि उनको वो इम्पोर्टेंट ही नहीं होता क्योंकि उनको शॉर्टकट मनी मिल रहा है। यस, कि मतलब उनको है कि मेरी EMI चली जाएगी, चीज़ें चली जाएंगी, मैं गाड़ी खरीद लूँगा, घर खरीद लूँगा। और मैंने बहुत बड़े, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर मैं बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जानता हूँ जो इंटरनली खोखले हैं। हाँ, मतलब बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, बहुत लैविश लाइफस्टाइल जीते हैं, बट बैक नहीं है, पैसे नहीं है। मतलब मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे भी देखे हैं, बहुत साउंड, उन्हें कुछ नहीं लेना देना, आते हैं, काम करते हैं, घर चले जाते हैं, और बहुत साउंड है और बहुत सिंप्लिसिटी से जीते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अरिजीत सर। आपने देखा होगा, आपने कहीं उनकी PR नहीं देखी मेजर, कहीं वो हवा में नहीं दिखते, और नहीं, वो इंडिया के बिगेस्ट स्टार है। तो जो एक कोई भी बाकी बड़े आर्टिस्ट हैं वो शायद जितना लाइफ टाइम में ना कमा पाए वो एक शो में कमाते हैं। ये घंटा पे अभी मैं एक रफ्तार भाई की इंटरव्यू देख रहा था, हाँ। कि अरिजीत भाई तो, मतलब अरिजीत सर तो इतना पैसा कमाते हैं कि वो फ्लैट ही ले लेते हैं, फ्लैट ले लेते हैं, वो भी वो जिसकी वैल्यू हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो दैट इज एक आर्टिस्ट का पोटेंशियल। पर आर्टिस्ट करता क्या है? नहीं नॉलेज है, गलत लोगों में फंस गया, छोटे लालच। मैंने इतना सीखा है, कच्चे लालच से इंसान ग्रो नहीं कर सकता। आपको हमेशा अपनी गुडविल बनानी पड़ेगी, आपको दूसरे लेबल्स के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैंने सुना है कि आज की डेट में भी, जैसे मैं अभी नए आर्टिस्ट ढूंढता हूँ, तो आज की डेट में मुझे बहुत मुश्किल हो रही है आर्टिस्ट साइन करने में या आर्टिस्ट के साथ एक वर्किंग डील बनाने में। क्यों? क्योंकि आजकल सारे आर्टिस्ट ओवर एजुकेटेड है, उनको सब पता है, उनको रॉयल्टीज़ का पता है, उनको स्ट्रीमिंग रेवेन्यूज़ का पता है, उनको हर एक फैक्टर का पता है कहाँ से क्या पैसा आता है। बस उनको एक चीज़ का नहीं पता, जिसे बोलते हैं ट्रस्ट और हार्डवर्क। ये दोनों चीज़ें ही वो किसी पे करना ही नहीं चाहते। ठीक है, अगर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो यार भाई मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, आपको भी तो ट्रस्ट कर रहा हूँ मैं, तो मेरा कहाँ, मतलब फ़ायदा नुकसान समझता ही नहीं कोई। और वो कहता है कि बस फायदा हो तो मेरा हो, नुकसान हो तो इसका हो। मतलब जी ये है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ, मेरा बुरा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ सही होना चाहिए। कंपनी चाहे डूब जाए, कंपनी चाहे डूब जाए। आपने देखी होगी पंजाब में बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई हैं, क्यों हुई हैं? आर्टिस्टों की वजह से। तो सही है भाई। बट अब मैं एलिफेंट ऑफ द रूम को एड्रेस करता हूँ कि ऑडियंस शायद नहीं जानती बट हमें पता है कि हम रफ्तार भाई और बादशाह भाई के बैक एंड पे या उनके साथ उनकी टीम में उनके लिए क्या क्या काम करते रहे हैं इतने सालों तक। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज वो रैप सेंसेशन हैं, इंडिया के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं दोनों, हमें उनकी बैक स्टोरी पता है, उनकी जर्नी पता है, उनके अप्स एंड डाउन्स पता है, उनकी पर्सनल बातें पता है। बट ऑडियंस को क्या लगता है कि यार वो बादशाह ऐसे आया, रैप गाया, हिट हुआ, बॉलीवुड में गया, लेबल्स के साथ साइन हुआ, महंगे महंगे गाने आए एंड वो बहुत बड़ा बन गया। अब आज के टाइम में कोई उनसे भी बड़ा गाना बना दे, कोई उनसे बड़ी कोई कोलैबोरेशन ले आए, कुछ मर्जी कर ले, बट आज के आर्टिस्ट जो भी हैं जो हिप हॉप में या रैप में, उनके नाम के साथ ना अंडरग्राउंड वर्ड जुड़ जाता है। बट कमर्शियल अभी भी कोई नहीं है, कोई टच ही नहीं कर पा रहा है। फॉर दैट मैटर हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार, ये 3 बंदे एक अलग कैटेगरी में आते हैं, बट बाकी सभी जो रैप करते हैं हिप हॉप में वो उस कैटेगरी में नहीं आते, है ना। आज के टाइम में वापस अगर कोई किसी को बादशाह बनना है, हनी सिंह बनना है, रफ्तार बनना है, तो क्या पॉसिबल है, या अगर वैसा नहीं हो रहा तो क्या डिफरेंस है? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैं बादशाह भाई के लिए काम नहीं करता। मैं एज़ अ ब्रदर एसोसिएटेड हुआ उनके साथ, वो भी एक डेस्टिनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि
लोग और लोगों की तरह काम के लिए, चीज़ों के लिए वैसे कुछ एसोसिएशन हो, तो उनकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो उनके साथ मैं एसोसिएट हुआ, दैट इज़ फर्स्टली बिकॉज़ ऑफ उचाना भाई। मतलब मैं उचाना भाई से मिला। मिला तो मैं उचाना भाई, बादशाह भाई से दोनों से इकट्ठे था, बट मेरा रिलेशन, मेरा प्यार, मेरा सारा जो वर्किंग चीज़ें थी, वो उचाना भैया के साथ थी। उनकी सारी मैनेजमेंट, उनका सारा बिज़नेस वर्क, वो सारा एक कहो कि बाय लक मेरे पास आ गया सारा। हाँ। तो एक तो पहला पार्ट ये। दूसरा, आपने मेरे से जो ये क्वेश्चन पूछा कि आज की डेट में कोई और बादशाह भाई जितना बड़ा कमर्शियल आर्टिस्ट या बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? जहाँ तक मेरी नॉलेज है, बन सकता है, पर बन नहीं पाएगा। हुँ। उसका रीज़न ये है कि आज की डेट में सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, सब कुछ ऑन टेबल है, सारी चीज़ें क्लियर है। पर आज की डेट में हार्ड वर्क नहीं बचा लोगों के अंदर। मतलब लोगों को लगता होगा ये बादशाह भाई स्टार आदमी है, क्या होता होगा? जाता होगा स्टूडियो में काम करता होगा, एक गाना बनाया, करोड़ रुपए का बेचा, पैसे अंदर, बात खत्म। बट हमने उसके पीछे की बैक एंड जर्नी देखी है। भाई ने बहुत सारे बिज़नेसेस भी किए। अभी आपका क्वेश्चन में भी ये पार्ट था कि वो कैसे ट्रीट करते हैं। तो वो उनका इंटेंट है। वो जैसे चीज़ों को लेते हैं, वो जैसे दुनिया को देखते हैं, काम करते हैं। मतलब आप देखो कोई भी बड़ा आर्टिस्ट है, एक नए आर्टिस्ट के साथ कोलैब करने में बहुत सोचता हो। बहुत सस्ता होता है। बादशाह भाई पूरा अंडरग्राउंड सीन में सब आर्टिस्टों के साथ काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनमें से किस काम करते हैं, भाई जिसके भी साथ काम करते हैं उससे बेटर काम करते हैं। हुँ। मतलब आज की डेट में लोग बोलते हैं हिप हॉप कर रहे हैं, हिप हॉप कर रहे हैं, अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं। पर जो अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, भाई तब भी रेलेवेंट था, आज से 10 से 15 साल पहले भी। तब भी हम लोग सुनते थे अंडरग्राउंड में। भाई आज भी अगर अंडरग्राउंड करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो पीछे रह जाता है। ऐसा नहीं है कि उनकी बात कच्ची रह जाती है। जैसे भाई ने अपनी-अपनी राइटिंग एक गाने में भी कहा है कि भाई 10 साल हो गए हैं पर लिखाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो फैक्ट है। वो हार्ड वर्क है क्योंकि मैंने देखा भाई को सेशंस लगाते हुए। भाई रात को 3-3 4-4 बजे तक सेशंस लगाता है और तब नहीं लगाता कि गाने करने हैं तो। वो रैंडमली सेशंस लगाते हैं, काम करते रहते हैं और कई बार होता है कि 10 3 साल पहले लिखी हुई चीज़ नए में ऐड कर दी, तो वो वर्क है, वो प्रोसेस है। ताकि आज की जो जनरेशन है, जेन ज़ी है, उनके साथ कनेक्ट कर पाएँ, वो क्या सोच रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। और भाई के हमेशा देखना, भाई के आस-पास ना नए लड़के रहते हैं हमेशा। और हमारा ना ये एक्चुअली हमारे सिनेरियो में क्या है कि ये समझना भी ज़रूरी है कि एट द एंड पैसा ही सब कुछ है। जो ये बोले कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, गेट लॉस्ट, ठीक है? पैसा ही सब कुछ है, बट हमारी इंडस्ट्री में ना वो पैसा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पता है वो क्रिएटिविटी से आएगा। तो क्रिएटिविटी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्रिएटिविटी को अलाइव रखना, उसे और ज़्यादा नरिश करना, है ना? अपने आर्ट को, उसके लिए वापस पैसा चाहिए। ये एक लूप होल है ना? जिसमें कोई जिस आर्टिस्ट के पास रिसोर्सेज़ नहीं है या फाइनेंस नहीं है, अच्छी नॉलेज नहीं है, वो इस लूप में फँसा हुआ है। वो ये सोचता है कि शायद मैं मेरे पास जब पैसे इकट्ठे हो जाएँगे, तो मैं 10,000 वाली ऑडियो नहीं, मैं 1 लाख वाली ऑडियो बनाऊँगा। वो जब तक 1 लाख वाली ऑडियो बनाने जितना पैसा इकट्ठा होता है, तब तक शायद मार्केट में सीन ऐसा चल रहा होता है कि 10-10 हज़ार ऑडियोज़ चल रही होती हैं। नो डाउट वो फिर 1 लाख वाली ऑडियो बनाता है। वो 1 लाख वाला गाना डालता है, तो उसको नॉलेज है नहीं बिज़नेस की, वो रिटर्न आती ही नहीं और वापस वो फिर मायूस होके बैठ जाता है। एक लूप होल में भी एक सर्टेन सेक्टर हमारी जनरेशन का, वो इसमें फँसा हुआ है। चाहे मेरी ऐज का हो, चाहे मेरे से 10 साल छोटा हो, चाहे आपसे 10 साल बड़ा हो। उनमें कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होता है जो कहता है यार मैं पहले ऐसा करता था, मैं ये करना चाहता था, मैं सिंगर बनना चाहता था, मैं एक्टर बनना चाहता था, मैं डायरेक्टर बनना चाहता था, मैं प्रोड्यूसर बनना चाहता था। बट था में आ चुके हैं वो। जो मतलब जिनको पता है यार अब तो हो ही नहीं सकता, वो कोई जॉब कर रहा है, कोई कॉर्पोरेट में है, कोई क्या है। मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि हम अभी भी रेलेवेंट है, हम अपने बिज़नेस में हैं और शायद हमने क्रिएटिविटी को थोड़ा बैक सीट पे रखा और हमने बिज़नेस पे ध्यान दिया, तो शायद आप और मैं काम कर रहे हैं अभी इंडस्ट्री में। नहीं तो हम शायद 5-6 साल पहले बैग पैक करके हम घर पे बैठे होते और कुछ और कर रहे होते। तो हमने वो जो चीज़ समझी, वो शायद हमने तो समझी कि हम उन बड़े लोगों के साथ हमारा उठना-बैठना था और हमें वो नॉलेज मिल गई, सही टाइम पे या शायद थोड़ा लेट मिली या जल्दी मिली, बट हमने उसे ग्रैब कर लिया। वो ऑडियंस जो ये चीज़ जिसके लिए अनअवेलेबल है, उसके लिए हमने ये पॉडकास्ट बनाया तो है। बट वो एक गैप हम कैसे फ़िल कर सकते हैं कि यार वो नॉलेज बेसिकली तो वो नॉलेज ही है, जो लैक कर रहे हैं कि यार पैसा एट द एंड हर कोई बना लेगा, गाना एट द एंड हर कोई कर लेगा। बट वो कंसिस्टेंसी ही है जो लैक करते हैं कि यार मैं काम करता रहूँ, वो कैसे होगा? देखो इसके 3-4 तरीके के जवाब है। मतलब 3-4 पॉइंट्स में जवाब है। पहला आपका ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था।
तो पहला बताता हूँ भाई, आपने थ्री इडियट्स देखी है? हाँ, उसमें एक डायलॉग है बहुत इंपॉर्टेंट कि एक्सीलेंस के पीछे भागो। तो सक्सेस झक मार के पीछे आई। यस, तो एक्सीलेंस के पीछे भाग ही नहीं रहा आज की लिट हो गई। सब क्या बीच रहे, पैसे के पीछे भाग रहे। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, जिसको देख लो वही समझ रहे लूप होल है ये। और ऐसा हुआ। मांगने पे नहीं मिलता भाई वैसा। हम्म। मैंने हमेशा एक्सपीरियंस किया है अपने 10 साल की जर्नी में कि अगर मैंने किसी को बोला कि मुझे लाख रुपए की वर्थ है, तो मेरे को 80,000 ही मिलेगी। और अगर मैं वो सामने वाले पे छोड़ दूंगा तो हो सकता है 5 लाख भी मिल जाए। ये डायलॉग मैंने देविंदर से कितनी बार सुना है। तो ये पहली बात तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रही बात कि काम करना है, पैसे के पीछे बात के लोग छोड़ देते, तो छोड़ना नहीं। हम आपने 70-80 लाख रुपए का घाटा खाया था इनिशियली जब आप मिले थे। 70-80 लाख रुपए बहुत होता है, मतलब वो भी उसे। हाँ उस एज में। और सेम अगर मेरा जाए, जो हमने इन्वेस्ट किया अपने घर से ला ला के इन्वेस्ट किया है, तो हम भी 3-4 करोड़ रुपए आज तक लगा चुके हैं। और कमिंग फ्रॉम अ हम्बल मिडिल क्लास बैकग्राउंड, ये 3-4 करोड़ रुपए बहुत बड़ा amount है। बहुत बड़ा अमाउंट है। तो मतलब जो सारी जिंदगी सदमा देता रहता है बंदा इसमें होता है यार। अगर आज मेरे पास वो अमाउंट होती तो मैं शायद क्या कर रहा होता। तो बट हमें पता है कि एक शॉट और ये 3-4 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है रिकॉर्ड को जाने। और ऐसा नहीं कि 3-4 करोड़ रुपए हमने कमाए नहीं थे, हमने कमाए तभी हमने लगाए। तो इस फील्ड में पैसा बहुत है, भागना नहीं है, डरना नहीं है। क्योंकि अब आप ये बात है, बड़ी गेम खेल रहे हो, ठीक है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमेशा रहेगी, पहले थी, आज है और आगे भी रहेगी। क्योंकि इस इंडस्ट्री का एंड गोल क्या है? जो भी यूजर है उसको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना। अब वो किसी भी सेंस में हो सकता है, गाने हो गए, वीडियोस होगी, फिल्म्स हो गई। तो ये स्कोप बहुत बड़ा है और ये बिजनेस कभी खत्म नहीं होने वाला। पर इसको मैथमेटिक्स और इसकी बिजनेस रूल्स करेक्शन आने वाली है। हम जब बैठते हैं बिजनेस की बात करते हैं जी तो मैं देविंदर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम जब एक गाने को एज अ आईपी डिस्कस करते हैं, जी जब गाने को एज अ गाना नहीं ट्रीट करते एज आईपी, आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तब हमारी कैलकुलेशंस और होती हैं कि हम एक गाने पे जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका 5 साल का रिटर्न होगा, या ये प्रमोशन पे क्या लगेगा, या हम बाय व्हाट मीन हम उसको फंड कर रहे हैं। जी तो अगर हम ऑडियंस को ये समझा पाए कि वो खुद अगर अपने गाने को एज अ आईपी ट्रीट करने लग जाए, फॉर एग्जाम्पल के शोले आज से 50 साल, लगभग 50 साल पहले बनी थी, बट वो आज भी कमा रही है ना। अब वो उस टाइम जो उसने पैसा लगाया था शोले के प्रोड्यूसर ने, उसने उस टाइम रिकवर कर लिया, बट वो आज तक कमा रहा है। तो यानी कि आपने एक ऐसी प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी जो आपको सारा लाइफ टाइम बना के देगी पैसा। वो शायद 1 रुपया हो एक दिन का, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो आपका एक माइंडसेट खुलना चाहिए ना। अगर आपने ये सोच लिया कि यार मैंने तो 1 लाख रुपए का गाना बनाया एंड ये रिलीज हो गया, मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा, मैं बैठ गया, वो आ नहीं रहा, वो आपकी गलती है। वो कैसे आएगा वो आप देखो, बट वो नॉलेज, वो एजुकेशन, वो यहाँ मेरे हिसाब से साउथ में तो है, फिर भी रेलेवेंट है, हर एक बच्चे को पता है। यहाँ नॉर्थ में पता नहीं क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं पता आधे से ज्यादा जनता को। जिस आदमी को डिस्ट्रीब्यूशन का पता है तो उसको बस यही पता है कि गाना स्टोर्स पे फेंकने को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके बाद रेवेन्यू कितना आता है, कैसे कलेक्ट करते हैं, रॉयल्टीज का नहीं पता आर्टिस्ट को। अगर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये सारी नॉलेज एक आर्टिस्ट, नए से नए आर्टिस्ट, पुराने को तो होती ही है, नए से नए आर्टिस्ट को हो जाए ये नॉलेज, तो मेरे को नहीं लगता कि जो अच्छा आर्टिस्ट होगा वो घर बैठ सकता है। एम आई राइट? एकदम सही बोल रहा है आप। देखो, उसको ब्रेकआउट करते हैं क्या पार्ट्स में। सबसे पहले तो आपने ये इंडस्ट्री वाली बात कही, हमारी इंडस्ट्री में कोई भाईचारा नहीं है। हाँ, ये सब फेक, हमारी इंडस्ट्री से कहने का मतलब है पंजाबी इंडस्ट्री में सब फेक है। और ये क्यों आए ये मुझे नहीं पता। बट अगर आप ये देखो, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है, गेस उन्होंने, उनका नॉर्मल एनुअल एक मीटिंग होती है, वो बोलते हैं कि हमने कितनी पिक्चरें बनाई, हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, एज इन गोल लेके चलते हैं इंडस्ट्री। एज अ फैमिली। हमारे पंजाब में मजाक बनाते हैं, अच्छा उसने इतने करोड़ की पिक्चर कर ली, अरे हो गया ना, फिर लग गए ना जीरो, पैसे खराब हो ना, ओपनिंग नहीं आई ना, या फिर प्रोड्यूसरों को लूट लिया। तो एक तो आप ये बताओ, लास्ट टाइम आपने 2 या 3 बड़े आर्टिस्ट एक पिक्चर में कब दिखे थे पंजाबी? याद भी नहीं। और लेकिन जब आपका पंजाबी सिनेमा का पीक टाइमिंग ही वो था, जब 2-2 आर्टिस्ट इकट्ठे आते थे, 3-3 आर्टिस्ट इकट्ठे आते थे। आपने देखा होगा अमरिंदर पाजी, इवन हनी सिंह, हाँ, सब एक अमरिंदर गिल एंड हरीश वर्मा की पिक्चरें आती थी। और दिलजीत पाजी, कैरी ऑन जड्डा सीरीज बता लो सीरीज,
आज की डेट में ना सब इंडिविजुअल खेल रहे हैं, ये एज इन होल नहीं रह रही है इंडस्ट्री। ये मतलब लोगों को ऑफेंड कर सकता है, और ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, कोई इसको ये ना समझे कि जनरलाइज है। पर जो मैं फील करता हूँ, बहुत सारे लोग बहुत पर्सनल और इंडिविजुअली ग्रो करना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है इंडिविजुअली तो वो ग्रो कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक ग्रो करने के अंदर जो अमाउंट चाहिए, जो फंड्स चाहिए, जो लिंक्स चाहिए, जो नेटवर्क्स चाहिए, वो इकट्ठे रह के ही होंगे। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम अलग अलग होके बहुत बड़ी पिक्चर बना रहे हैं, नहीं, अब बहुत बड़ी बड़ी फ्लॉप देखोगे। यार आप मार्केट में देखो, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको नेटवर्क चाहिए, आपको गुडविल मेंटेन करनी है। आज की डेट में पिक्चरें बन रही हैं, हम म्यूजिक से पिक्चरों पे आ गए, पर पिक्चरों में कितने लोगों की पैसे नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो हैं, यहाँ का जो स्ट्रक्चर है कंपनी मतलब गानों और पिक्चरों का काम करने का, वो बहुत गलत है। यहाँ क्या होता है, एक आर्टिस्ट बहुत बड़ी फीस चार्ज करता है, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन में वो पैसे कम करते रहते हैं कि भाई ये घटा लो, ये घटा लो। अब जो बंदा 1000 रुपए दिहाड़ी पे काम कर रहा है, उससे तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो 500 रुपए दिहाड़ी पे काम करे, या 1000 रुपए लेके 2 दिन का काम करे, या 2 शिफ्टे 3 शिफ्टे करे। और एक आर्टिस्ट जिसको तुम पहले ही ओवर प्राइस दे रहे हो, मतलब या तो इनकी पावर हो आर्टिस्ट की, जो क्राउड पुल कर सके कि भाई हाउसफुल थिएटर जा रहे हैं। पिछले मुझे नहीं लगता कोई बड़ी पिक्चर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा ओपनिंग लगी है, बहुत पैसे आए हैं, पर कॉस्ट बहुत बड़ी बड़ी है, 5-5, 7-7, 15-15, 20-20 करोड़ की पंजाबी पिक्चरें बन रही हैं, पर रेवेन्यू नहीं कर रही हैं। तो यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट करे, ठीक है, टोटल। और अपने यूजुअली आर्टिस्ट क्या होते हैं, ये अपनी ना सक्सेस शेयर करते हैं कि भाई मैंने इतना गाना बेच दिया, वो भी मतलब नंबर्स ऊपर नीचे करके बताते हैं, सच तो कोई बताता नहीं है। और उसका प्रोसेस कभी शेयर नहीं करते कि हमने क्या मेहनत करी, ये नहीं बताते कि भाई मैंने 10 वर्जन्स बना के भेजे, अगर मेरे को अच्छी डील मिल गई है तो मैंने उनको उनके हिसाब से चेंजेस करके दिए। ये कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता आज की डेट में। जैसे कोई कोई स्टोरी ये हो जाती है कि यार उन्होंने मुझे गाना बनाने को दिया, मैंने 15 मिनट में गाना बना दिया। आपने ये स्टोरी बहुत सुनी होगी है ना, बट ये नहीं सुना होगा यार मेरा गाना 50 बार रिजेक्ट हुआ, उन्होंने इतने चेंजेस करवाए, उन्होंने ये ब्रांडिंग डलवाई, उन्होंने ये बीट चेंज करने को बोल दी गाने की। क्योंकि आजकल जब से कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ अटैच हुई है हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री, तो मेरे हिसाब से 60 या 70% डिसीजन, क्रिएटिव डिसीजन ऑफिस में डेस्क पे बैठ के हो रहे हैं रेदर देन एक आर्टिस्ट जो ले रहा है। इसमें भी एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, अगर आप ये देखो कि जो कंपनीज हैं जो गाना बनवा रही हैं, चीजें कर रही हैं, उनका भी एक एक एंड पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आ गया क्रिएटिव प्रोसेस में, जो मुझे लगता नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड पैसा वो लगा रहे हैं। वो बिजनेस पार्ट आ गया, हाँ। ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, जैसे जब मैंने कंटेंट एक्वायर किया, जब मैंने गाने किए, आपने मेरा पूरा प्रोसेस देख रखा, मैंने एक डिसेंट बजट डिसाइड किया। मैंने उस बजट में आर्टिस्ट को बोला कि भाई आप कंटेंट बना के लेके आओ, कंटेंट पिक करना मेरी चॉइस है ना, जो मैं पिक करूँ ना करूँ। तो इतनी चॉइस बहुत तगड़ी चॉइस है भाई, कि मेरे को ये कंटेंट पिक करना है, उसके बाद मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ, उसमें ये चेंजेस होंगे, ये चेंजेस होंगे, उसे करना है नहीं करना। पर मैं ज़्यादा आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं करता चेंज। उसका रीज़न ये है, मैं करेक्ट कर सकता हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ सही जगह जाने पे, मैं लॉजिक दे सकता हूँ। आज तक मैंने जितनी भी डील्स क्लोज करी हैं अपने लेबल्स के लिए, जितना भी कंटेंट एक्वायर किया है, मैंने हमेशा आर्टिस्ट को ये बोला है कि ये मेरी क्रिएटिव कॉल नहीं है, ये मेरा सजेशन है। गाना आपका है, आपका भी है, आप मेरे को दो या ना दो, अगर दोगे तो मैं ऐसे ही इसे डिजाइन कर सकता हूँ, ऐसे प्रमोट कर सकता हूँ, बट मेरे को देने के लिए इसमें चेंज मत डालना। क्यों? क्योंकि भाई मेरी भी नॉलेज लिमिटेड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा तो है नहीं कि मैंने बहुत 500 800 मिलियन के गाने दे रखे हैं। मैं काम कर रहा हूँ, मैं भी प्रोसेस में हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अगला गाना, जितने भी गाने बड़े हुए हैं, किसी ने ये सोच के नहीं बनाया कि ये कल 800 मिलियन हो जाएगी। आज की डेट में ऐसा कोई बंदा है ही नहीं जो बोले कि लो जी भाई टेबल पे हाथ रख के ये गाना बनाया 500 मिलियन जाएगा। तो जब ना इसके पीछे कोई साइंस है, ना कोई बंदा ट्रैक कर सकता है कि गाना रिलीज होकर 150-200 मिलियन जाएगा, वो क्रिएटिव आर्टिस्ट के लिए क्रिएटिव कॉल है। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी कंपनी ने 500 मिलियन का गाना बना दिया। कि कोई कंपनी 500 मिलियन तक गाना लेके जा सकती है, उसके पास इतना फंड है, वो पैसा लगाएगी, गाना बड़ा करती जाएगी। पर एक्चुअल में गाना चलना, वो ग्रो करना, वो तो कंटेंट की गेम है ना। और मैंने सभी आर्टिस्ट को सुना कि कंटेंट की तो आमद होती है। हाँ, ऐसा तो कोई बंदा भी नहीं है कि जी भाई मैं तो एंड ही लिख देता हूँ। वो तो उसका कनेक्शन है गॉड के साथ, उसको टैलेंट है, गिफ्ट है कि वो अच्छी चीजें लिखता है, वो ग्रो करता है। तो एक नए आर्टिस्ट को जो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, जो काम करना चाहता है, सबसे पहले तो उसे ये समझना चाहिए कि सबके साथ मिलजुल के सबसे अच्छी चीजें लो और आगे बढ़ो, कंटेंट बनते रहो। ये गेम नहीं छोड़नी है, इस फील्ड को नहीं छोड़ना, गाने डालते रहो
और आज की डेट में तो बहुत ईज़ी हो गया है यार, बॉम्बे वाले लोग पंजाब तक आ रहे हैं। मतलब आप जितने भी रेबल्स वालों को जानते हो, उनका 1 क्वार्टर में 2 से 3 चक्कर तो रहते ही हैं पंजाब के। वो नए टैलेंट्स को मिलते हैं, सबसे स्काउट करते रहते हैं उन्हें। तो आज की डेट में आप बस कंटेंट बाहर डालो। सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना भी गाना कंटेंट आपने बना के रखा है, अब इसमें भी पार्ट आ जाते हैं कि बहुत सारे बैरियर्स हैं कि लिरिसिस्ट्स अलग हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स अलग हैं और सिंगर्स अलग हैं। अब इसके अंदर ना भाई हम आपस में खेल रहे हैं। कैसे है कि जैसे मैं सिंगर हूँ, आप म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो, मेरा भाई है, ये लिरिसिस्ट है। अब ना आपके घर में दाने हैं, ना मेरे घर में दाने हैं, ना उनके घर में दाने हैं। पर हमारे रेट 5-5 लाख रुपए हैं कि जी, आप अगर मेरे को म्यूज़िक बना के दोगे तो 5 लाख में बनाओगे। मैं जी किसी कंपनी को गाना बेचूँगा तो वही 15 लाख में बेचूँगा और ये अगर किसी के लिए लिरिक्स लिखेंगे तो 5 लाख में लिखेंगे। नंबर्स थोड़े बड़े लग रहे हैं, वो कॉर्पोरेशन आप कम लगा लो, बट कोई ये नहीं देख रहा कि भाई आईपी बनाओ, कंटेंट बनाओ। आप 5 लाख या 50,000 का रेट रख के अगर आपके गाने ही नहीं आ रहे तो रेट किस काम का? मतलब उससे अच्छा तो ये है जो आपकी आईपी वाली बात थी यार, आप आईपी बिल्ड करते रहो यार। वो आपने कहानी सुनी होगी, एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, 10 लकड़ियों को थोड़ा मुश्किल, 100 को बहुत मुश्किल होता है। सेम गोज़ विद दिस आईपी सीन। एक गाने का आईपी आपके पास है, आप कुछ पैसे कमा रहे हो। 10 गानों का आईपी है, आप कुछ रुपए कमा रहे हो। आपके पास 100 गानों का आईपी है, कुछ हज़ारों में आ जाओ। हज़ारों को मार, सही बात। गाने बनाओ, अपने पास आईपी रखो, शेयर करो। अब एक्चुअल क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, ये रॉयल्टी वाला गेम भी आ रहा है। रॉयल्टी वाला गेम बहुत सही है। सबको रॉयल्टीज़ मिलनी चाहिए, शेयर्स होने चाहिए, पर वो आईपी तो बनाओ। आप क्या बोलते हो? मुझे 50,000 अपफ्रंट दो, साथ में रॉयल्टी शेयर दो। मुझे इसमें सेंस ही नहीं समझ आती भाई। एक चीज़ बताओ, इतने बड़े प्रोड्यूसर्स तो मार्केट में हैं नहीं, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आईपी कंप्लीटली बाय करते हैं। जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं या छोटी कंपनीज़ हैं, उनको तो सर्वाइवल का गेम ही नहीं बचा। तो आर्टिस्ट इंडिपेंडेंटली गाने कर लेना, सब यहीं पे अवेलेबल है। आप आज की डेट में मोहाली में ही 1500 से 2000 से ज़्यादा आर्टिस्ट होगा, जो वहाँ बैठा है, जिसमें लिरिसिस्ट है, म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं। पैसा कैसे कमा रहे हैं? वो करते हैं जी, हम 75,000 रुपए गाने का लेते हैं, 3 महीने में एक गाना करते हैं। एंड उन 1500-2000 आर्टिस्ट में से 1491 में है। वो चलो मैं मोहाली साइड जम ही जाता हूँ। मैंने जितना भी अपना ऑपरेशनल काम किया पंचकुला से किया। अभी रिसेंटली मैं खरड़ शिफ्ट हुआ हूँ कि मैं और आर्टिस्टों से मिलूँ और काम करूँ। बट काम करना इम्पोर्टेंट है। द फैक्ट इज़ गाने बनाओ, ना आप सब अपने शेयर्स रखो, स्टेइंग कंसिस्टेंट। हाँ, म्यूज़िक प्रोड्यूसर अपना शेयर रख ले, सिंगर अपना शेयर रख ले। आजकल तो सबके लिए रॉयल्टीज़ बन रही हैं भाई। आप अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट करो, आपस में स्प्लिट करो। आप साल के 12 गाने करो। मैं ये नहीं कह रहा सबके साथ करो, पर एक कोर टीम तो बनाओ। एटलीस्ट 2 म्यूज़िक प्रोड्यूसर, 2 सिंगर, 2 लिरिसिस्ट मिलके ये काम तो करें। और प्लस भाई आजकल का टैलेंट इतना वास्ट हो गया कि लोग लिख रहे, गा रहे, बना रहे खुद ही हैं। और कंपनीज़ भी ऐसे ही आर्टिस्ट्स को स्काउट कर देंगी कि जो खुद ही करते हो सब। वन मैन आर्मी हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉस्ट कम हो जाती है। कॉस्ट कम हो। और अभी हम जब ये लेबल्स की बात कर रहे थे पहले कि लेबल्स के साथ क्या होता है, क्या पैसा जाता है। भाई लेबल्स का पैसा लग रहा है। मतलब मैं ये मानता हूँ जिसने पैसा लगा दिया, वो सबसे प्रायर चीज़ होगी भाई। इन्वेस्टमेंट इज़ उसकी वजह से तो गेम बन रही है। और एक क्लैरिटी नहीं है आर्टिस्ट को। आर्टिस्ट ना रॉयल्टीज़ के पीछे भाग रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यूज़ के पीछे भाग रहे हैं कि भाई यहीं से गेम बनेगी, यहीं से घर चलाइए। ये तो उनका रिटायरमेंट प्लान है। कि यार आप मेहनत कर रहे हो, पैरेलली आईपी राइट्स और ये रॉयल्टीज़ बिल्ड कर रहे हो, जो आपको बाद में जब आप रिटायर हो जाओगे, तब काम आएँगे। हाँ, मेन गेम तो आर्टिस्ट की शो बिज़नेस ही है। शो, ब्रांड डील्स और जो भी उसकी परसेप्शन डेवलप्ड है मार्केट में, जिसके थ्रू वो अदर पैसे कमा सकता है। पर ये तो गेम खेलते ही नहीं कोई आर्टिस्ट। और आजकल तो वैसे भी ईज़ी हो गया। पहले क्या होता था कि आपको अपनी ऑडियंस बनानी पड़ती थी, फिर वहाँ उस ऑडियंस को अपना प्रोडक्ट बेचना होता था। अब आज के टाइम में रील्स या टिकटॉक के बाद आपकी रील वायरल जा सकती है, तो वायरल चलेगी, मिलियन लोगों तक पहुँच गई, चाहे आपके फॉलोअर्स हों। तो उन मिलियन लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुँच गया ना, आप गाना गाओ, रील डालो। बट अब जो बंदा इतना भी नहीं कर सकता खुद के लिए, तो आई डोंट थिंक ही डिज़र्व्स मच एप्रिसिएशन। भाई अब इसमें भी मेरी एक बहुत सब्जेक्टिव सी राय है कि मेरे को ऐसा लगता है ना, आर्टिस्ट्स और इन्फ्लुएंसर्स दो अलग अलग रहा है। ट्रू। इसे मिक्स ना किया जाए। मैंने देखा ये मिक्स बहुत हो रही है। मतलब मैंने आर्टिस्ट देखे हैं जो मतलब कंटेंट की बजाय रील्स पे ज्यादा फोकस है। रील्स मतलब क्या वायरल चल रहा है वैसा डाल दो, ठीक है, ये वैसा गाना बना लो, ये कर लो। भाई आप फॉलो करने के लिए नहीं हो। आर्टिस्ट आर नॉट हियर टू फॉलो। वो लीड करने के लिए है कि मैंने ऐसी चीज बनाई है और ऐसे निकाल के लेके आओ। क्रिएटिविटी उसमें है। आज की डेट में भाई हमारी इंडस्ट्री में क्या है, कोई खराब काम नहीं करता। आप अभी स्पॉटिफाई पे जाओ, पंजाबी गाने सर्च करो,
आपको बेस्ट पार्ट ये है, कोई खराब गाना नहीं मिलेगा, पर वर्स्ट पार्ट भी ये है कि सारे सिमिलर कंटेंट बना रहे हैं। डिफरेंट कंटेंट कहाँ बन रहा है? शुभ चला तो शुभ जैसे गाने, एपी चला तो एपी जैसे गाना। आज की डेट में आप ये देखो पार्टी नंबर्स तो आ ही रहे। मतलब मैंने नहीं सुना आज की डेट में जो डीजे पे गाने बज रहे हैं, ये बहुत बड़ा आप बोलो कि ओपन स्पेस है जहाँ पे काम किया जा सकता है। डीजे पे जो गाने बज रहे हैं वो सारे पुराने हैं, कोई नया गाना नहीं बजता। या तो भी मैं कुछ हरियाणवी गाने कोई नया आर्टिस्ट कोई देख रहा होगा जो पॉडकास्ट, उसे होमवर्क दे दो कि भाई पार्टी नंबर्स बनाओ, ठीक है, कमर्शियल गाने बनाओ जो डांसिंग नंबर्स हो। आज की डेट में वही सिमिलर बीट्स थे, सिमिलर गाने सबने एपी, क्योंकि उन्होंने कर दिया भाई, वो उन्होंने अलग किया, तुम सब फॉलो कर रहे हो। भाई हम कुछ अलग बनाओ, दूसरा एपी नहीं चाहिए किसी। यस। हाँ। मतलब वही बात है कि आप पहले सचिन तेंदुलकर हो, दूसरा सचिन तेंदुलकर थोड़ी किसी को चाहिए। तो आप पहले आर्टिस्ट बनो ना जिसने ऐसा किया। यही डिफरेंस है बस बड़े आर्टिस्ट और जो चल रहे आर्टिस्ट हैं, कि वो रेलेवेंट रहते हैं, वो देखते हैं आज क्या और आगे का। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मतलब बड़ा आर्टिस्ट जो है, या जो जिसने वो सक्सेस देख लिया है, जिसको वो नॉलेज आ गई है, वो ट्रेंड बना रहा है, फॉलो नहीं कर रहा। मतलब कुल मिला के बात ये है नए और पुराने और आने वाले आर्टिस्टों के लिए कि भाई ये एक रेस है। आप इस पे अगर चढ़ गए हो तो आपको दौड़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि हर साल पीछे से नए आर्टिस्ट आ रहे हैं जो आपको क्रॉस करेंगे। ये बादशाह भैया ने बात बोली थी कि भाई अगर आप भागोगे नहीं तो कोई आपको क्रॉस कर ही जाएगा। मेहनत करो, भागो, तभी कोई लोग आपको पकड़ ना पाए। और यही तो गेम है, लाइफ भी है। आप घर से निकलते हो, जॉब करते हो, पैसे कमाते हो और मेहनत करते हो और ग्रोथ दिखते हो, कंपटीशन ही है ना भाई। तो दिस इज फेयर कंपटीशन करो ना, जेलसी मत करो, मेहनत करो लोगों से, अपनी मेहनत से आउटरन कर दो लोगों को कि भाई मैं इतनी मेहनत करूंगा जितनी कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि यही है ना मेरे हाथ में। हम अप में जा रहे हैं, आपने भी देखा होगा, हम हाईज लोज में इकट्ठे ही रहे हैं। क्या चीज़ है जो हमें अलग बनाती है कि हमने छोड़ा लो। हमें ये था कि ये नहीं पता हमारा लक साथ देगा या नहीं देगा, हाँ। हम कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर किसी को ये बोलने का मौका नहीं देंगे कि भाई हमने मेहनत नहीं करी। और हमने हिट एंड फ्लॉप दोनों देखे हुए हैं, तो हमें पता है काम इम्पोर्टेंट है, हिट और फ्लॉप कुछ मैटर नहीं कुछ है। मैटर नहीं रहता। और इंक्लूडिंग आपकी इस क्वेश्चन में एक बात ये थी कि भाई गाने की क्वालिटी क्या होती है, वो गाना कहाँ से रिलीज करे, कैसे बनाए। भाई आप बनाओ, आप काम करो, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। वेरी ट्रू। बस आपको काम शुरू करना है। आपको घर बैठे ये नहीं सोचना कि बस वो पेड़ से पत्ता टूटेगा तो काम करूंगा। भाई जाओ पत्ता तोड़ो, खुद काम करना शुरू कर दो, अपने मुहूर्त खुद निकालो, ज्योतिषियों के पास मत जाओ कि भाई डेट निकालो किस दिन से काम शुरू करना है। ये एस्ट्रोलॉजी और जो सपोर्टिंग सिस्टम है सब है, तब हार्ड वर्क करना पड़ेगा सबको। हार्ड वर्क के बिना कोई ग्रोथ नहीं। आपने अब तक आई थिंक काफ़ी सारे आर्टिस्ट को मैनेज किया है, चाहे वो टॉप नॉच आर्टिस्ट हों, चाहे वो न्यू अपकमिंग आर्टिस्ट हों। बार बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, हर एक चीज़ को आपने अप एंड डाउन देखा है। मैं कैसे समझाऊं किसी को कि एक आर्टिस्ट मैनेजर करता क्या है, कि बस वो आर्टिस्ट के बिहाफ पे फ़ोन उठाता है? ऐसा तो नहीं है, मुझे पता है और बहुत सारे काम है। तो आप ऑडियंस को थोड़ा सिंपल वे में बताओ, या जो एक नया आर्टिस्ट है जो एक आर्टिस्ट मैनेजर की इंपॉर्टेंस को नहीं समझता, आप बताओ कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एक आर्टिस्ट के लिए उसका प्रोफेशनल मैनेजर होना। अब मैं इसको आपको एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। जी। आपने एसएमजी नाम सुना होगा। एसएमजी। एसएमजी 3 आर्टिस्ट हैं, फरमान, बिग गे और ये मैं नाम भूल रहा हूँ, बागी। ठीक है। सबको इनका नाम पता है, ठीक है। बट इन सबको आगे लाने के लिए जिसने मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, दैट इज़ अमन वशिष्ठ। ठीक है। मैंने जुगनू का काम शुरू किया था नया, अमन मेरे पास आए। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आर्टिस्ट मैनेजर कितना इंपॉर्टेंट है, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। वो मेरे पास आए, उन्होंने डिस्कस किया कि हमें कंटेंट करना है और कंटेंट एक्सपेंसिव करते हैं, मतलब वो शुरू से अच्छा डिसेंट रेट चार्ज करते हैं। पर वो आर्टिस्ट मैनेजर की थिंकिंग थी जिसने ये डिसाइड किया कि भाई हमें आज पैसे नहीं चाहिए, आज मेरे को एसएमजी को बड़ा प्लेटफॉर्म दे। उन्होंने मेरे साथ बात क्या डिस्कस करी, उन्होंने बोला कि भाई हमें पैसे कम दे दो। मतलब फिर हाँ, वो अगर 10 रुपये चार्ज कर रहे थे, उन्होंने बोला हमें 2 रुपये दे दो। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और रहना चाहिए। आर्टिस्ट मैनेजर ने जाकर और खुद आगे अपना प्राइस कम कोट कर। कन्विंस किया होगा कि हम कम में करेंगे, बट उन्होंने बोला कि जहां आप 5 रुपए की मार्केटिंग कर रहे हो, वहां 50 की कर दो। ठीक है। तो उन्होंने अपना बेस एस्टेब्लिश किया, उन्होंने मार्केट अच्छा कराया और उसके बाद दे वर वेरी पेक्यूलर कि हम ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे, ये डिज़ाइन करेंगे। और ये सारी चीज़ों को डिसाइड करना और कन्वे करने में और मनवाने में अमन वशिष्ठ का बहुत हाथ था। उसके बाद उन्होंने और लेबल्स के साथ भी डील्स करी और वो भी बहुत रिजिड रहे।
एक अच्छा आर्टिस्ट मैनेजर ना आपकी ब्रांड वैल्यू बना देता है। वो आपकी सारी चीज़ें डिसाइड करता है, कब मेहनत करता है और आपकी ग्रोथ में काम करता है। ये होता है अच्छा आर्टिस्ट मैनेजर। इसका दूसरा एग्ज़ाम्पल है नीरू भाई। ये आपने सब्बा आर्टिस्ट सुना होगा, इनका जुलाई गाना क्लोन गाना है। उनके साथ भी मेरी सेंट जुगनू के टाइम पे डीलिंग हुई थी और उन्होंने बहुत मेहनत करी। और आर्टिस्ट मैनेजर्स यही होते हैं जिस आर्टिस्ट पे लग गए, एक आर्टिस्ट पे फोकस किया और उसे ग्रो करा। मेरे लिए सबसे ज़्यादा पिछले 2 साल में जिन लोगों ने ग्रो किया और अच्छे आर्टिस्ट मैनेजर्स रहे हैं, दैट इज़ मीरू एंड अमन वशिष्ठ। इन्होंने अपने आर्टिस्टों को इतना ग्रो करवाया, इतनी मेहनत करवाई। और एक होता है ना यार, कंपनी के साथ बात ही तो करनी है, पर वो बात करने का तरीका होता है। अब मैं प्रमोशन छोड़ के अगर सिर्फ पैसे पे फोकस करूँगा तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया। जो बंदा पैसे पे फोकस करता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। जो बंदा आर्टिस्ट की ग्रोथ पे फोकस करता है वो आर्टिस्ट मैनेजर। तो ऐसा भी होता है कि यू आर मैनेजिंग आर्टिस्ट एंड वो काफ़ी ग्रो कर गया, 4-5 गाने उसके हिट कर गए। अब उसे भी 4 बंदों के कॉन्टैक्ट्स उसके पास भी हैं, है ना? उसे भी नॉलेज है, उसके पास भी सब कुछ है उसके पास। तो कभी ईगो क्लैश भी होता है कि यार वो कहे नहीं भाई अब तो मैंने तो ऐसे ही काम करना है, बट आपको पता है कि नहीं यार हमें अभी स्टेबल रहना है, हमें कुछ और लेबल्स के साथ डील करनी है या अभी शायद नहीं करनी, अभी राइट नाउ इज़ नॉट द गुड टाइम, है ना? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो किसी भी चीज़ को लेके कभी आर्टिस्ट और उसी के आर्टिस्ट मैनेजर के बीच में ईगो क्लैश आती है। भाई बाहर वालों को तो मैं क्या बताऊँ, सबके अपने-अपने होते हैं, सब अपने पर्दे छुपा के रखते हैं। मैं अपना बता सकता हूँ, वर्किंग जब मैंने बहुत सारे डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ काम किया, तो ओपिनियंस बहुत अलग-अलग होते हैं सबके, है ना? हो सकता है कि एक गरमा-गर्मी वाली सिचुएशन चल रही है या तो किसी शूट पे कुछ मैटर हो गया है, सब गरमा-गर्मी में आ गई, वो क्लैशेज़ हो रही है। तो उस टाइम पे तो अगर पूरी और 2-3 पार्टीज़ इन्वॉल्वड है, तो आर्टिस्ट मैनेजर को सबको कूल डाउन करना चाहिए कि भाई सबको सॉर्ट कराओ, चीज़ें कराओ, क्योंकि गुस्से में तो कोई डिसीजन लिया नहीं जा सकता। दूसरा, अगर इट्स ओनली अबाउट आर्टिस्ट मैनेजर और आर्टिस्ट, तो अगर आपकी विजन इन लाइन नहीं है, ठीक है? या तो ऐसा हो कि मैं अपने आर्टिस्ट को कन्विंस करवा लूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, या मेरा आर्टिस्ट मुझे कन्विंस करा ले जो वो बोल रहा है वो सही है। और ये म्यूचुअली होता है भाई। और जिनकी सक्सेस पेयर्स होते हैं ना भाई, वो ये अंडरस्टैंडिंग बना के चलते हैं। मेरे साथ बहुत टाइम हुआ कि मेरे थॉट प्रोसेस नहीं मिले किसी के साथ, तो ऑब्वियसली उस रिलेशन को खराब करने से ज़्यादा मैंने सोचा कि इससे अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई सोच है जिस पे मैं नहीं अमल कर सकता और सामने वाला मुझे कन्विंस भी नहीं कर पा रहा, एक तो है कि मैं कर ही नहीं सकता, एक सामने वाला कन्विंस ही नहीं कर पा रहा। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हम क्या बात करते हैं कि भाई हमने 5 गाने करने हैं। कि वो ये है कि जिसने समझना ही नहीं तो उस हाँ, समझेगा भी नहीं। समझे ना, क्योंकि उसे कर लेना वो। क्योंकि लोग सिनेरियोज नहीं समझते। आर्टिस्ट अपना घर में रहता है, आर्टिस्ट कम्युनिटी में रहता है। आर्टिस्ट मैनेजर्स होते हैं जो बिज़नेस में जा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि लेबल्स की क्या स्ट्रैटेजीज़ है, लेबल क्या कंटेंट उठा रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है। तो आर्टिस्ट तो साउंड डेवलप कर सकता है ना, पर अगर कोई लेबल उस साउंड पर रिस्क ही नहीं ले रहा, हाँ, तो आप उसे अगर ये बोलोगे यही गाने भेजने हैं, फिर सिनेरियो चेंज करो। आप अपने लेबल बनाओ, अपना चैनल बनाओ, उस पे डालो और ग्रो करो उसको। और भी बहुत सारे मैटर्स हो जाते हैं। जब वो ग्रो कर जाएगा तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तो है ही आपके पास। सब सीधी-सी बात है भाई, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हिट में, सबको सक्सेस शॉट चाहिए कि भाई ये गाना हिट है तो ही हम करेंगे। हमें समझ आ रहा है तो हम करेंगे। तो आर्टिस्ट और जो आर्टिस्ट मैनेजर है, इनकी ट्यूनिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिनके बहुत फ्रीक्वेंट आर्टिस्ट मैनेजर्स चेंज होते हैं, उन आर्टिस्ट की ग्रोथ भी कहीं हैम्पर होती है। क्योंकि एक जर्नी है, ठीक है? अगर मैं बताऊँ, मैंने 10 आर्टिस्ट के साथ शुरू किया था और 10 के 10 नहीं मेरे साथ एंड में रहे। हाँ, 10 में से कोई 2 या 3 रहे। उन 2-3 के ही कंटेंट हम कर पाए रेगुलरली। उनके हमने 15-20 कंटेंट करे, उसमें से कोई एक ही हिट हुआ या कोई एक ही जो अच्छा नाम, स्टेबल इनकम बना पाया। तो अब उसके अंदर हम क्या कंटेंट करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं, उस आर्टिस्ट की क्या थॉट प्रोसेस है, वो मुझे 10 साल में से अगर मेरे 6 साल का रिलेशन रहा है, तो मुझे पता है ना कि वो इंसान कैसे चलता है, वो क्या सोचता है। तो वो इनिशियल पीरियड देना पड़ता है। अब आप वो इनिशियल पीरियड ही हर आर्टिस्ट मैनेजर के साथ देते रहोगे, वो बन नहीं सकता। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री का, है ना, एक ब्रूटल ट्रुथ क्या है? ब्रूटल ट्रुथ जो है, लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, और बट ये है कि यार उसके बिना चलता भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है लोग पैसा चूज़ करते हैं ओवर रिलेशंस। ये एक आउट एंड आउट डिस्कस कैसे, आपको पता ही है।
मैंने जितना देखा है, मैंने बहुत मतलब कोई जितना मर्जी भाईचारा बता दे या पैसे से ऊपर कोई नहीं, मैंने ये देखा है हमारी इंडस्ट्री में। और यही शायद कुछ, ये ऐसी ही दुनिया है मेरे हिसाब से। लोग अपने आप को सेव करते हैं ज़्यादा और अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से चलाते हैं। और मतलब जो ये कहते हैं कि यार पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा आर्ट भी इम्पोर्टेंट है। आर्ट मतलब वो बैलेंस करना बहुत मुश्किल है और ये कोई किसी का समझना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने लोगों की एक सोच बदलते हुए देखा है। मैंने लोगों को ये करते हुए देखा है, जब वो मेरे साथ एसोसिएट हुए थे, मैं नाम नहीं लूँगा, एक आर्टिस्ट से मेरे साथ एसोसिएट हुए थे। जानता हूँ मैं सबको। तो उनका उनका ये कहना था कि हम किसी के साथ साइन नहीं हुए, ठीक है? ना हम किसी आर्टिस्ट को साइन करेंगे, ना हम साइन होंगे, ना हम किसी आर्टिस्ट का एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है? और कट टू 3 इयर्स डाउन द लाइन वो ये सब कुछ कर रहे थे। हम्म। तो मेरे अपने मैथमेटिक्स हिल गए कि ब्रो हम एक पैक्ट पे चले थे, हम ऐसे काम करेंगे, और 3 इयर्स डाउन द लाइन आप चेंज हो गए। तो ये लोग बदलते रहते हैं भाई, और पैसा ओवर एवरीथिंग चलता है। बहुत कम लोग मिलेंगे, मैं बताता हूँ, 1% आपको ऐसे लोग मिलेंगे, शायद उससे भी कम, जो पैसे से ऊपर रिलेशन को रख लें। हाँ, कि भाई और हम बहुत ही हार्ड लेसन सीखे हैं, आप भी और मैं भी, कि नो अमाउंट ऑफ मनी, है ना, इज इम्पोर्टेंट इन द रिलेशन। कि रिश्ता बना रहे, पैसा आता जाता रहेगा, कोई बात नहीं, आज नहीं है कल पूरा हो जाएगा। मैं 2020-21 तक मैं भी ऐसे ही था, इसी कैटेगरी में था शायद, कि जब मैं पैसे को इम्पोर्टेंस देता था। आज मैं रिलेशन को इम्पोर्टेंस देता हूँ, शायद मैं उन चीज़ों में से निकला हूँ, आप भी उन चीज़ों में से निकले हो, ठीक है। बट अभी भी बहुत मेजर, हमारी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें मेजर एक पार्ट ऑफ, है ना, ऑडियंस है जो पैसे को इम्पोर्टेंस देती है। कि चाहे वो किसी प्रोजेक्ट का है, गाने का है, डील का है, शो का है, वो पैसे को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। मैंने देखा है कि जब हम किसी से गाना एक्वायर करते हैं, किसी आर्टिस्ट से, तो सपोज कीजिए मैंने किसी एक आर्टिस्ट से 1 लाख रुपए का गाना खरीदा, आपने उसे 20,000 एडवांस डाल दिया, आपको अगले दिन पता चला कि उस आर्टिस्ट ने किसी और को गाना बेच दिया, क्योंकि उसने उसे 1,02,000 रुपये दिया था, फॉर फकिंग 2,000 बक्स। उसने वो 1 लाख रुपए की डील को टैम्पर कर दिया। उसके लिए उस एग्रीमेंट का कोई वो इम्पोर्टेंस नहीं है, उसके लिए हमारे रिलेशन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, हमारा फर्स्ट मूवर होने का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कि यार हमने जाके उसे पैसा दिया, उसे जब जरूरत थी हमने उसे तब पैसा दिया। तो इस सिनेरियो को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? क्योंकि ये जो नई ऑडियंस है या जो आर्टिस्ट बनना चाहता है, वो भी शायद इस लूप होल में फंसेगा। बट ये नॉलेज होना कि यार इसमें नहीं फंसना, या मुझे कहाँ पे पैसा छोड़ना है, कहाँ पे रिलेशन रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना जानना। भाई अब सीधी सी बात है, आपके साथ जिस बंदे ने किया है, आपके साथ और कंटेंट दोबारा काम नहीं करूंगा। यही होता रहता है। लोग अपना मार्केट वैल्यू खराब करते रहते हैं, चीज़ें खराब करते रहते हैं। उस बंदे ने ये नहीं सोचा कि जब उसने आपके साथ ये 2,000 रुपए के लिए ये पूरा फकअप किया है, तो आपने एक एमओयू साइन किया होगा, एक एग्रीमेंट साइन किया होगा, आपने कमिटमेंट दी होगी आपकी, क्या मार्केट वैल्यू खराब हो रही है, आपने उसे कैसे हैंडल किया होगा। उसने वो 2,000 रुपए देखे, वो पलट गया। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट और चीज़ों की तो वैल्यू है ही, बिजनेस नॉलेज तो जीरो है। वही जैसे आपने बोला था कि अगर आर्टिस्ट का मन ही नहीं है काम करने का, तो रिलेबल करवा भी नहीं सकता। तो वो तो फिर एज एन प्रोड्यूसर हमारी प्रॉब्लम है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एज एन आर्टिस्ट मैनेजर, एज ए प्रोड्यूसर और लेबल ऑनर्स, तो बहुत ही प्रॉब्लम्स हम हैं कॉपीराइट्स और चीज़ों को लेके। पर आर्टिस्ट को, भाई मैं ये नहीं है, बहुत मुश्किल है अच्छे आर्टिस्ट ढूंढना। इसीलिए मैंने बादशाह भैया से ये चीज़ सीखी थी। उन्होंने मेरे को बोला था जब मैं नया नया था कि दे आदमी 20 होना चाहिए, काम 19 भी आता हो ना तो चलता है। हम्म। पर अगर तू बहुत ब्रिलियंट काम करेगा और तू आदमी सही नहीं है, तो मेरे लिए कोई बात। उन्होंने एक और वो बात बोली थी, बहुत हिट करी थी वो, कि ना, कि आप अच्छे प्रोड्यूसर नहीं हो, कल बन जाओगे। 2 प्रोजेक्ट गलत बना लोगे, 3 बना लोगे, 4 बना लोगे, 5वां ठीक बना लोगे। बट अगर आप इंसान अच्छे नहीं हो, तो वो कोई आप बना ही नहीं सकता। आप सब बना के भी खत्म कर लो। मतलब आज की डेट में हम मार्केट में देख रहे हैं, काम चल रहा है, मार्केट लो फेज में चल रही है, आप सब सुनते हो। मुझे नहीं लगता मार्केट का कोई लो फेज है। मार्केट एक करेक्शन फेज में, क्या मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रही है। लोगों ने इन्फ्लेटेड प्राइसेस बना रखे थे, चीजें बना रखी थी, वो अब बबल फट रहा है, चीजें डाउन हो रही हैं और सब नॉर्मल हो जाएगा। और ये सब रियल होता है कि यार कोई कहता है किसी आर्टिस्ट का गाना हिट हो गया,
तो यार उस लेबल ने उसको 1 करोड़ दे दिया, 80 लाख दे दिया, 2 करोड़ दे दिया, है ना? ये सब रियल अमाउंट्स होती हैं, रियल फिगर्स आएंगे। फिगर्स इससे बड़ी भी होती है। हम्म। मतलब मैं बताऊं, डील्स 100 करोड़ तक की डील्स भी होती हैं आर्टिस्ट और को लेबल्स की। ठीक है, बट उस डील के अंदर फिर अंडर सब्ट्रैक्ट्स भी होते हैं कि ये चीजें ऐसी होंगी, वैसी होंगी, रॉयल्टीज होगी, रिकूपमेंट होगी, तो देखने को फिगर्स बड़े लगते हैं, बट है जेन्युइन है, मतलब पैसा है पर एक तरीके से आता है। ऐसा नहीं है कि लेबल ने 100 करोड़ रुपए दे दिया बोले मोरी मस्ती करो, ऐसा नहीं होता। बट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, बड़े नंबर्स में डील्स होती है, इन्वेस्टमेंट्स भी बड़ी होती है। और अगर आप एक आर्टिस्ट की ग्रोथ देखोगे तो उसमें पैसा बहुत लगता है। अगर आप आज की डेट में किसी भी ए लिस्टर का गाना करते हो तो वो गाना आपको 2.5 से 3 करोड़ रुपए का पड़ता ही पड़ता है। हम्म। और उसको फिर रिकूप करने में, वो आपकी बात थी कि आईपी बनता है 60 साल में, रिकूपमेंट होती है, तो कंपनीज ऐसी सोचती हैं। तो पैसे एग्जिस्ट करते हैं पर सही बंदे नहीं एग्जिस्ट करते, या उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा कि सही बंदों को सही बंदे मिलते ही नहीं। जैसे आपने देखा होगा, जब आप मेरे को मिले तो उससे पहले आप 70-80 लाख का अपना लॉस कर चुके थे, और उसमें आपको इन बिटवीन बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने आपसे पैसे ठगे भी होंगे। अभी हम इन आगे बात भी करेंगे वीडियो को लेके, कैसे बजट हाई चले जाते हैं। तो ये छोटे छोटे चिंदी चोर लोग हैं मार्केट के अंदर, जो अपने छोटे लालच के चक्कर में बड़े नुकसान करा देते हैं दूसरे लोगों का। जैसे आपने बात की 2000 के पीछे, शायद आपका वो शायद 10 लाख की डील हो, जिसने हम 10 गाने लिखे हो, तो उस बंदे को तो नहीं पता था कॉन्सिक्वेंसेस, तो उसने देखी नहीं। वो तो आपको झेलने पड़े। और जो बंदा आपको इतना हार्म पहुंचाएगा, आप क्यों करोगे उसे सबका, ऑब्वियसली तो वो अपना ही लॉस करा रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है, मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं, कितने आर्टिस्ट्स हैं जो इस मार्केट में खड़े हैं बहुत टाइम से? 5 से 6 आर्टिस्ट होंगे जो आप बोलोगे 10 साल से रूल कर रहे हैं, हाँ। या हार्डली 25 आर्टिस्ट होंगे। पर आया तो 4-5 लाख आर्टिस्ट होगा पिछले 15 साल में। ट्रू। वो क्यों खड़े हैं? क्योंकि वो उनके रिलेशन है सबके साथ। वो अगर कहीं से डाउन होते हैं, दूसरी कंपनी कंधा लगाने आ जाती है। वो एक्चुअली क्या होता है, वो कहते हैं ना गर्म खून होता है, बंदा नया नया जवानी चढ़ती है, तो वो होता ही है कि उस उसमें ना एक माइंडसेट होता है कि सपोज मैं अभी ग्रोइंग स्टेज में हूँ, मैं 20-21 साल का था जब, शायद मेरी तब सोच और थी, जब 25 साल का था तब सोच और थी, आज मैं 30 ईयर्स का हूँ तो मेरी सोच कुछ और है। तो मैं आज अगर मैं उसको रिवाइंड करूँ, सोचूं, तो उस टाइम मैं यही सोचता था कि नहीं भाई, मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही रूल करूँगा, मैं तो इनको मतलब फेल कर दूंगा, बड़े बड़े लेबल्स को मैं अपना लेबल बनाऊंगा, मैं इनको फेल कर दूंगा। जब आप धक्के खाते हो, स्ट्रगल करते हो, जब आपको रियल नॉलेज आती है, रियल बिजनेस नॉलेज आती है, तो तब आपकी सोच ये चेंज हो जाती है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो एनलाइटमेंट बहुत ज़रूरी है कि आप जब तक ये सोचोगे ना कि भाई मैं इस जंगल में हूँ, इस जंगल में हर एक मगरमच्छ या शेर मेरा दुश्मन है, तो आप सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। वो धक्के मार के निकाल देंगे, आपको खा जाएंगे और आप बर्बाद हो जाओगे। जब आपने ये सोच लिया कि भाई मैं इस जंगल में हूँ, मुझे शेर से भी दोस्ती करनी है, मुझे मगरमच्छ से भी दोस्ती करनी है, और उनसे दोस्ती करके ही उनके टैक्टिक्स, उनके तरीके सीख पाऊंगा, तो मैं सरवाइव कर सकता हूँ। और और हर एक विनर है। अब जो सुनता है, अगर कोई लिसनर है, कोई बादशाह भाई को सुनता है, तो वो सरताज को भी सुनता है, कोई सरताज को सुनता है तो कोई गुरदास मान को भी सुनता है, कोई गुरदास मान को सुनता है तो कोई माइकल जैक्सन को भी सुनता है। लिसनर हर एक के हैं। तो ये सोचना कि सिर्फ मैं ही जीतूंगा, इस लूप में भी बहुत लोग फंसते हैं, जो नए आर्टिस्ट होते हैं ना, कि यार भाई मेरे आने की वेट है, मेरा गाना हिट होने की देर है, अभी मैं चलूंगा तो फिर कोई नहीं चलेगा। ये भी एक बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है हर एक के माइंड में। भाई कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, कि आप कॉन्फिडेंट हो, यार मैं अच्छा कंटेंट बनाऊंगा। हाँ। मैं बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया। और मैं ही बना रहा हूँ। हाँ, ये मतलब वही बात है ना कि मैं अच्छा बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप बैठ जाओगे। भागना तो पड़ेगा ही, अगर आप अच्छा भी बना रहे हो आपको और अच्छा भी बनाना पड़ेगा। इंडिविजुअल ग्रोथ होनी चाहिए। अब मुझे लगता है आपने इस बात कही कि औरों के साथ कॉम्पीट मत करो, ठीक है? आप अपने साथ कॉम्पीट, अच्छा काम करो और करते रहो बस। मतलब इस बात में दुखी होने का कोई मतलब नहीं बनता कि यार जी उसका गाना 20 मिलियन हो गया, मेरा तो 2 लाख ही है। पर तू ये देख, तू अपना अगला 4 लाख कैसे लेके जाएगा? जिसका 20 मिलियन है वो उसका 20 मिलियन है, वो उसका वो है। आप उससे सीख सकते हो कि भाई तेरा 20 मिलियन कैसे लिया, हाँ तूने क्या टेक्निक्स यूज करी। अगर आपका रिलेशन अच्छा होगा वो तभी गाइड करेगा ना। आप उसके साथ हाँ, वो टसल रखोगे तो वो क्या, कुछ भी नहीं। मैंने भाई बहुत देखा, लोग अपनी फैन पेजेस बना रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, वॉर्स कर रहे हैं, ये बहुत चलता है। और ये सुना होता है वो रियल नहीं होते। भाई, सबके अपनी पीआर एजेंसीज होती हैं भाई, सब अपना पैसा लगाते हैं चीज करते हैं।
वर्ड ऑफ माउथ ऐसे ही बनता है। अच्छा, जैसे कोई सपोज करो किसी आर्टिस्ट का गाना है फॉर एग्जांपल कि अर्जुन ढिल्लों का कोई गाना है, तो नीचे वो जो अर्जुन ढिल्लों फैन पेज, अर्जुन ढिल्लों लवर, ये सब क्या है ये? इससे भी वो होता ना, आटे और नमक वाला गेम है। हाँ। अब जो लोग आटे में नमक मिला रहे हैं वो तो नरेटिव चला रहे हैं, और जो फिर नमक में आटा मिला रहे हैं वो सबको पता ही फिर रहता है, वो फिर फेक फॉलोइंग आ जाती है, चीजें स्लो हो जाती हैं, सब चलता है हमारी 10 में। मतलब देखो, एज एन टीम पीआर नेटवर्क सारे नरेटिव्स भी चलाए जाते हैं, हर एक गेम का एक नरेटिव बनाया जाता है। मुझे अपने ये एक मार्केटिंग टेक्निक है भाई, बड़े बड़े लेबल सब स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि हमें ये बात कैसे उठानी है, हम अपने गानों को कैसे प्रमोट करेंगे, अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करेंगे, तो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं, फैन पेजेस भी यूज होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि फैन पेजेस को पैसे मिलने चाहिए। हाँ, एक चीज बताओ, मैं तेरा फैन हूँ भाई, मैं तेरे साथ 10 साल तक लॉयल रहा, हाँ, तो मेरा क्या फायदा, मेरे को क्या मिल रहा है तेरी फोटो पे जाके कमेंट करने के लिए? एक कॉन्सर्ट की फ्री टिकट। वो भी नहीं मिलती। मतलब मैंने जितना अपने एक्सपीरियंस में देखा है, बादशाह भाई अपने फैंस को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। हाँ हाँ। उनका फैन जो ग्रुप है उसके अंदर किसी भी सिटी में शो होता है, उसका कोई फैन मिलना चाहता है तो वो डायरेक्टली टीम उनकी मैनेजमेंट अपने आर्टिस्ट से, यूजुअली और भी करते होंगे पर मैंने बादशाह भाई का देखा है, तो मुझे सिस्टम अच्छा लगता है। तो अरे यार लिखा, आप फॉलो कर रहे हो, आप जानते हो उस बंदे को, तो मिल तो रहे हो ना। हाँ, यूजुअली मैंने दूसरे देखे वो इग्नोर ही कर देते हैं, और बहुत यंग बच्चे। वो उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। यस, मतलब अपने फैंस को कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। मतलब सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर हनी सिंह के आज गाने चल रहे हैं, उनके गाने हिट हो रहे हैं, तो उनका फैंस का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, कट्टर फैन है। मतलब आप आज की डेट में देखोगे उनसे ज्यादा पिक्चर फैन किसी के नहीं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि फैन होना और रियलिटी समझना बहुत अच्छी बहुत। हाँ, मतलब अगर आप बोल रहे हो यार कि बंदा खराब गाना बना रहा है, आप उसको बोलोगे तू बहुत बढ़िया गाना है, तो फिर बात नहीं हो रही है। जो गाने अच्छे होते हैं वो पता लग ही जाता है, चलते ही हैं, चलते हैं। मतलब जो चल रहा है वो आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि भाई अच्छा ये हिट हुआ या नहीं, ये पूछना नहीं पड़ेगा, वो सुनता मिल जाएगा वो गाना। और अभी जो रिसेंट एल्बम आई है आपको सुनते मिल रही है। हाँ, और अगर आप कंटेंट की बात कर रहे हो, चेंज लाने की बात कर रहे हो, तो उसमें फिर पक्षवाड़ी का कंटेंट देखो, अभी जो अंडरग्राउंड कर रहे हैं, जो हमारा अंडरग्राउंड वाला टॉपिक भी था, अंडरग्राउंड में इतना अच्छा राइटिंग मुझे लगता है किसी की। हाँ, आई एम रॉ, रॉ, मतलब मैं रिलेट कर पाता हूँ, शायद मैं उस ग्रुप से हाँ एसोसिएटेड रहा हूँ, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट मैं बहुत रिलेट करता हूँ उनके म्यूजिक, उनके लाइफस्टाइल, उनके गानों को। वो शायद आप किसी को फॉलो करते हो तो आप में वैसे चेंजेस आ जाते तो इसमें भी कोई डिफरेंस होता है कि जैसे जैसे हम किसी को इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बोलते हैं या प्लेबैक आर्टिस्ट बोलते हैं, या कोई वो आर्टिस्ट होते हैं जो शायद सिर्फ फिल्मों के लिए रिकॉर्ड करते हैं, या सपोज कीजिए कोई राइटर है, वो ये कैसे सोचे कि यार मैं लिखूं गाने, बड़े लोगों के लिए लिखूं। वो क्योंकि एक सिनेरियो ये भी है ना कि वो ये सोचता होगा कि यार वो मेरे से गाना थोड़ी ना लेगा, इतना बड़ा आर्टिस्ट है, मैं तो नो बडी हूँ अभी, है ना। तो ऐसे आर्टिस्ट भी हैं, ऐसे म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं, ऐसे राइटर्स भी हैं, वो टीम भी बना लेंगे, काम भी कर लेंगे। बट वो एक जो बड़ा चांस है, जो शायद एक अच्छा आर्टिस्ट मैनेजर उनको प्रोवाइड कर सकता है, वो बड़ी अपॉर्चुनिटीज कितना डिफरेंस डालती हैं उसकी लाइफ में, एक आर्टिस्ट की लाइफ में। हैं भाई। अगर क्योंकि मेरे को सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरे को ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स बहुत सारे वो बताया कि ना, कोई आर्टिस्ट है, वो जितना मर्जी ग्रो कर जाए, वही आपकी वाली बात है, वो सोशल मीडिया तक है, उसकी वहीं पे फॉलोइंग है, वहीं पे उसके लिसनर है, वहां पे वो जैसे ही शो करता है, शो में 10 बंदे हैं, लाइक्स उसके 1 मिलियन है। ये डिफरेंस समझना कहाँ तक जरूरी है एक आर्टिस्ट के लिए? इसके अंदर भाई वही पीआर एजेंसी, मार्केटिंग और एक आर्टिस्ट मैनेजर का अपने आर्टिस्ट को रियलिटी चेक में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो ये शो बिजनेस है, ये एक कंप्लीट ही डिफरेंट लीग है। अगर मैं आपको बताऊं, जिनके शोज लगते हैं ना, आपको शोज का भी बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो कैसा है? भाई देखो शोज का मैं ये नहीं कहूंगा मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, बट जितना मैंने देखा है, जिनके शोज लग रहे हैं भाई, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनके गाने चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। हाँ, ठीक है। एग्रीड। पंजाब में आप जानते होंगे आर्टिस्ट जिनके शो लगते हैं वो गाने भी रिलीज ही नहीं करते। वो बोलते हैं जो हमारे शो लग रहे हैं वो टोटली परफॉर्मेंस बेस्ड है, एक्ट बेस्ड है। हाँ, ठीक है, और उनके शो चलते ही जा रहे हैं, और हमारा और वो फिर शायद उनके शोज चलने लग जाते हैं, तो वो वैसे ही गाने गाने लग जाते हैं फिर। क्योंकि लोग समझ ही नहीं रहे इतना अमाउंट का डिफरेंस है। अगर मैं रेवेन्यू वाइज समझाऊं, आप एक गाना बनाते हो, उसे मार्केट करते हो, रिलीज करते हो, बहुत सारे पैसे की इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे। आप एक एक्ट बनाते हो लाइव, और ये एक्ट बेचना ना, जरूरी नहीं है कि आपके हिट गाने आए। अगर आपके हिट गाने आए हो तो आपको क्लब शोज और बड़ी यूनिवर्सिटीज और वो वाले कॉन्सर्ट्स बन सकते हैं। बट जो वेडिंग बिजनेस है मेन,
वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर है कि आप, सीधी सी बात है, मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है भाई। आप, आपके फ्रेंड की शादी है, XYZ सिंगर गा रहा है, अगर आपको वहाँ उसने अच्छे से एंटरटेन किया है, आप बोलोगे मेरी शादी में तो ये सिंगर चाहिए, और वहाँ जितने लोग आ रखे हैं उनकी कभी ना कभी शादी होनी है, बिकेगा इंसान। और जो पैसा आर्टिस्ट शादी में कमाता है वो कर लिया होता, और शादियां तो होती ही रहेंगी भाई, कोविड में भी शादियां हुई हैं। तो शादी एक ऐसी चीज है भाई जो हमारे रिलीजन में है, हमारे कल्चर में है, हाँ और एक मेजर इवेंट होता है। तो उस टाइम पे इंसान ये नहीं सोचता कि इसका क्या रिटर्न आएगा, उस टाइम उसका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है कितना मजा आ रहा है, कितना माहौल बंधेगा। तो आर्टिस्ट के लिए मेजर रेवेन्यू साइकिल ही, अब मैं कर दूं आपके, अगर 1400 आर्टिस्ट होंगे आपके जो आप बोल रहे हो 91 में रहते हैं, उनमें से कितनों ने प्लान कर रखा होगा कि भाई मैं लाइव शो में सेट बनाऊंगा, किसी मेरा ये सेट होना चाहिए, मेरा ये प्रमोटर से मैं बात करूंगा, ये सब इसी उसमें लगे हुए हैं कि भाई गाना रिलीज करो, रॉयल्टी रखो, प्रमोशन लगाओ। वो भी दूर की बात है, गाना रिलीज करो यूट्यूब पे व्यूज डालो। हाँ, तो मतलब एक प्रोसेस चाहिए, आपको एक टीम डेवलप करनी पड़ेगी। मतलब किसी भी बंदे के लिए टीम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज मैं भी काम कर पा रहा हूँ, आप भी काम कर पा रहे हो, हमें भी टीम की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम दोनों खुद ही, वन मैन आर्मी कोई नहीं हो। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आपको टीम चाहिए जो आपके लिए काम करेगी, जिसके साथ आप काम करो। आज की डेट में मैं बताता हूँ भाई, अगर मैं 10% भी हूँ कुछ, तो उसमें नियर अबाउट 99.9% तो मेरी टीम का रोल है ना। मैं तो वो 0.1% ही हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया, जो जिन लोगों ने मेरे पे विश्वास किया, उन्होंने मुझे बनाया। हम तो सिर्फ पजल्स को यस, एक साथ लेके आ रहे हैं। हम सिर्फ एक सिनेरियो बना सकते हैं यार। हमारे पास 50 लोग हैं, किससे मैं क्या बेस्ट काम ले सकता हूँ, कैसे इस चीज को सबके फेवर में बना सकता हूँ। हमारा काम इतना है। अगर एज अ वीडियो डायरेक्टर काम करो तो बात अलग है, बट एज अ बिजनेस पर्सन हमारा काम ये है कि अगर 10 रुपए लग रहे हैं, तो ये 10 रुपए मेरे लिए भी प्रॉफिटेबल हो, जिसको दे रहा हूँ उसके लिए भी प्रॉफिटेबल हो, जिससे लेके दे रहा हूँ उसके लिए भी प्रॉफिटेबल हो। बहुत सिंपल सा मैथ है। अब इसके अंदर कोई भी बंदा चीट कर जाएगा जो ये सोचेगा सिर्फ मेरा प्रॉफिट हो, वहां गेम खराब हो जाती है, और सारे लोग ऐसे ही करते हैं। तो आज के सिनेरियो में न्यू एज जितने आर्टिस्ट चल रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं टॉप 3 फेवरेट या टॉप 3 आर्टिस्ट जो आपकी समझ में, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्रिएटिवली नहीं बट बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी, वो 3 आर्टिस्ट कौन से होंगे, न्यू एज आर्टिस्ट? भाई न्यू एज का तो मुझे कोई आइडिया नहीं। हाँ आज जी। की डेट में टॉप 3 आर्टिस्ट जिनका काम भी अच्छा है, कंटेंट भी अच्छा है, सबको पता है वो कौन है। दिलजीत पारी, करण औजला भाई, और बादशाह। न्यू एज वाले बताओ यार। भाई न्यू एज में ये तो पता ही है हमें, ये सारे लेजेंड्स हैं, कि इससे ये आउट ऑफ द लीग है। मुझे नहीं पता इसके अलावा कुछ चल भी रहा है कि नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सारे ऐसा लगते हैं कि वन हिट वंडर्स है। बहुत सारे अच्छे अच्छे नेम्स थे हाँ जो अभी रिसेंटली जिन्होंने हमें बहुत एक्साइट किया, बहुत अच्छे गाने किए, बट डाउन द लेन एक एल्बम, 2 एल्बम के बाद वो कंटेंट क्वालिटी और वो ग्रोथ नहीं दिखती, वो सब सिमिलर हो जाता है। रेलेवेंट नहीं रहा। रेलेवेंट भी नहीं, वो शायद अपने ही पजल में फंस गए कि हमारा ये चलता है तो हम ऐसा करेंगे। अब मुझे आप बताओ, इन तीनों नामों के अलावा अगर आप करण औजला का कंटेंट देखोगे भाई का, तो कितना डिफरेंट कंटेंट देते, कितने डिफरेंट फ्लोज देते हो, क्या राइटिंग है। दिलजीत पाजी को कंटेंट देखोगे, आपने भी वाटर गाना सुना, अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव आके कमेंट डाल दी, चल रहा है ना भाई। तो क्या ही गेम चल रही है। और तीसरा जो है बादशाह भाई का भी देखो होगा, गलियों का, गलियों के तालिब गाना है, उसके अंदर कंटेंट देखो, चीजें देखो क्या करी हैं भाई ने, डांस अभी तो कितना नहीं किया था, क्या बढ़िया डांस थे। तो मेरे लिए टॉप 3 आर्टिस्ट तो यही, हम्म। और जिनका काम और चीजें जो नेक्स्ट लेवल है, मेरे लिए तो भी यही चप्पा। मेरा अगला सवाल ये है कि म्यूजिक वीडियोस बहुत महंगी होती हैं ब्रो, बहुत महंगी। आई मीन आप एक नॉर्मल बंदे से पूछो तो उसके दिमाग में तो यही एक टैबू बना हुआ है कि मतलब आपको अगर एक गाना करना है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तो आपको कम से कम 50 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कुछ ऐसी अमाउंट तो चाहिए। मेरे को जहाँ तक लगता है लोगों को एक वहम है ऐसा। तो आज के टाइम में ऑडियोज तो मैं ही आपको बता देता हूँ, ऑडियोज बनाना बहुत आसान है आज के टाइम में। वीडियो समवट चैलेंज आता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप डेली आर्टिस्ट के साथ काम करते हो, हर एक आर्टिस्ट के साथ काम करते हो, वीडियोस का क्या इंपॉर्टेंस है आज के सिनेरियो में 2025 में? भाई जो म्यूजिक वीडियो है ना, वो एक मार्केटिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, एक आर्टिस्ट के लिए।
ठीक है, उससे उसकी परसेप्शन, उसका वर्ड ऑफ माउथ वो सब क्रिएट होता है। तो वो जितनी अच्छी म्यूजिक वीडियो उतनी अच्छी उसकी परसेप्शन। अब इसके अंदर बात आने की 50 लाख की वीडियो बनती है। मैंने ऐसी टीम्स में पार्ट रहा हूँ जहाँ 1-1 डेढ़-डेढ़ करोड़ की म्यूजिक वीडियोस बन रही। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब ये इतने बड़े लेवल की म्यूजिक वीडियोस बनती हैं, वो कम में भी बनाई जा सकती हैं। मतलब अगर आपका वीडियो का बजट 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए है, टेक्निकली इतना पंजाबी मूवी का बजट हो, हाँ, तो अगर इतने बजट का आप गाना बना रहे हो तो गाना कुछ दिखना चाहिए आउट ऑफ द वर्ल्ड, हाँ, कि क्या बना है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक म्यूजिक वीडियो 15 लाख 20 लाख की बनती है। मैंने देखा है लोग 10-10 15-15 हज़ार रुपए में भी डिसेंट वीडियोस बना रहे हैं। बट ऑब्वियसली स्केल अलग हो जाता है। और आप खुद वीडियो डायरेक्टर, आपको पता है कि अगर आप क्रिएटिवली काम करने में आए तो आप एक, मेरे हिसाब से 50-60 हज़ार वाले प्रोडक्शन बजट में भी आप ऐसी वीडियो बना दोगे कि जो नेक्स्ट लेवल होगी। जब हम इनिशियली मिले थे, हमारा एक गाना था पटदा सराना, जिसका आपको वीडियो कॉन्सेप्ट पसंद था, तो आपने बोला था भाई मुझे नहीं पता कैसे बनाऊंगा, मैं खुद बना दूंगा वीडियो, मुझे गाना दे दो बस। सो मार्केट में और भी वीडियो प्रोड्यूसर्स हैं, लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। आप उनके पास मत जाइए जो आपसे एक सर्टेन अमाउंट चार्ज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो इस इंडस्ट्री में है। जरूरी नहीं है। मतलब कोई मैंने लोग देखे हैं कि उनकी वीडियो टीम्स की फीस ही बहुत ज़्यादा है। सो टेक्निकली आप भी उस लेवल पे आओगे जब आप उनको अफोर्ड करोगे, पर ज़रूरी नहीं है जब आपको इनिशियली काम करना आप उनके पास जाओ कि उनकी ज़रूरत है। हाँ, उनकी ज़रूरत नहीं है आपको। कल को आप उनको अफोर्ड कर सकते हो, आप उनके पास जाओ। अब वो हर एक इंसान अपने टाइम का पैसा लेता है, ठीक है? अब वो टाइम चेंज है, मतलब उन बंदों ने भी कभी लाख 1.5 लाख में वीडियो करी होगी। आज उनका ये टाइम चल रहा है कि वो लाख 1.5 लाख फीस ले रहे हैं, फीस ले। तो बट आपकी जो ट्रेजेक्टरी है, आपको जो काम करने हैं, उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप लाख 1.5 लाख फीस ही दो वीडियो की। इतने में आपकी पूरी वीडियो बन सकती है, अच्छी बन सकती है। हर एक टाइम पे मेहनत करने वाले इंडिविजुअल्स हैं मार्केट में, आपको बस उन पे ट्रस्ट करना है। वो ट्रस्ट का रिस्क है। और आप नहीं कर सकते तो फिर आप ज़्यादा पैसे दो, और उसके बाद फिर आपकी वीडियो अच्छी बने, नहीं बने, वो चांसेस तो हमेशा ही रहते हैं। क्योंकि हर एक बंदे को ग्रो करना है। जो आज 1.5 लाख फीस दे रहा है वीडियो डायरेक्टर, उसको ये करना है कि भाई कल को मैं 10 लाख फीस लूँ या फिर मैं मूवी बनाऊँ। तो एट द एंड ऑफ द डे आज की डेट में म्यूज़िक वीडियोज़ पे स्पेंड ज़्यादा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यूट्यूब से रेवेन्यू सैचुरेट हो गया, नहीं आता इतना पैसा। ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म से लोग कंसीडर करते हैं कि रेवेन्यू आएगा, अब वहाँ पे वीडियो की इतनी डिमांड है नहीं। तो लेबल्स के साथ आप डील करते हो, आपको पता है लेबल्स ने आज की डेट में वीडियो या तो कम कॉस्ट में या उन्हें चाहिए ही नहीं, वो ऑडियोज़ ही एक्वायर कर रहे हैं कि हम ऑडियो एक्वायर करेंगे, आईपी कैटलॉग बिल्ड करेंगे, जौन-सा गाना चल जाएगा उसकी वीडियो बना देंगे। सो एक आर्टिस्ट के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बट एक लेबल या आईपी कंपनी के लिए वीडियो इतना मैटर नहीं करता है। वो ऑडियो लेके ही अपना रेवेन्यू और सर्कल चला रहे हैं। तो हमने ये देख लिया कि एक ब्रांड कैसे बिल्ड होता है, एक आर्टिस्ट कैसे बिल्ड होता है, उसके लिए लेबल मैनेजर ज़रूरी है या नहीं है ना? म्यूज़िक क्या है, वीडियो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमने सब कुछ आई थिंक बहुत अच्छे से और सिंपल वे में, जैसा एक जिसको नॉलेज नहीं होगी हमारी लाइन की, उस हिसाब से हमने बहुत अच्छे और सिंपल वे में समझा दिया हर एक चीज़ को। अब अगर इसको कंक्लूड करूँ मैं तो कोई 18 साल का एक लड़का घर में बैठकर या लड़की जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, वेदर इट इज़ हिप हॉप, वेदर इट इज़ आर-एन-बी, अंडरग्राउंड, पॉप, पंजाबी, फ़ोक व्हाटएवर, उसको देविंदर जिसके पास 10 साल का म्यूज़िक वीडियो इंडस्ट्री का रियल एक्सपीरियंस है, वो क्या एडवाइस करेगा? म्यूजिक वीडियो नहीं, म्यूजिक इंडस्ट्री। वीडियो वाले तो आप हो गए भाई, प्रिसाइजली वीडियोस आपने करनी है। सो मैं ये एडवाइस करूंगा अगर उन्हें इस फील्ड में आना है तो सोचे नहीं कि तब करेंगे, जब करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। गाने बनाने शुरू करें, रिलीज करें, कंटेंट बनाएं, और थ्रू आउट दिस जर्नी मेरी टीम है, नंबर्स अवेलेबल हैं मेरा प्लेटफॉर्म्स पे हर जगह। आप कांटेक्ट करो, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपको विदाउट एनी क्या बोलते हैं उसे फीस और क्या बोलते हैं लालच और कोई दूसरी चीज़ों के बाद परसेंटेज साइनिंग, आपको गाइड किया जा रहा है। आपको कोई भी एडवाइस चाहिए, हर एक इंसान जनरलाइज एडवाइस नहीं दे सकता। तो मतलब मैं ये यहाँ पे नंबर डाल दूँ तुम्हारा? हाँ, मेरा डाल दो चाहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 जुगनू का हैंडल है ऑफिशियल, वहाँ पे आप टेक्स्ट कर सकते हो। ड्रीमर्स वुड का हैंडल है, जिंगल का हैंडल है। सबको डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, तो और सीधा आपको कॉन्टैक्ट कर लें। मेरी टीम को कांटेक्ट कर ले, वो उनको गाइड करते हैं। डन। हमारा काम ही बेसिक गाइड करना है। आप आओ और उसके बाद गाने बनाओ यार। सबसे बड़ी बात, मुझे अच्छे गाने सुने हुए बहुत टाइम हो गया है।
और सब कुछ सिमिलर साउंड कर रहा है। आपने लास्ट टाइम यूट्यूब पे सर्च करके कोई गाना सब कुछ सुना था? बहुत टाइम हो गया, याद नहीं मतलब। तो आज की डेट में अच्छे गाने आ ही नहीं रहे जो सुन के, मतलब मैंने तो ये भी नहीं सुना कि रील देखते हुए भी गाना रील पे मिल गया हो जो मुझे जाके सर्च करके मैंने देखा हो या सुना हो। मतलब आज की डेट में कंटेंट अच्छा नहीं आ रहा है और बहुत अच्छा टाइम है अपना कंटेंट बाहर लाने का। आज की डेट में बड़े बड़े लोग और छोटे आर्टिस्ट कोई कंपैरिजन नहीं रहा है। आर्टिस्ट आर्टिस्ट हो गया है, ना छोटा ना बड़ा। सारे स्टोर सारे लेबल्स कंसिस्टेंसी को प्रेफर कर रहे हैं। अगर आप किसी भी जगह जाओगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बड़े आर्टिस्ट का भी गाना लेके चले जाओ, आप आपको पता ही है रेवेन्यूज और रिकवरीज क्या चल रही। तो आप गाना डालो, बैक टू बैक कंटेंट करो, कहीं समझ नहीं आ रहा हमारी हेल्प हो, नहीं तो मार्केट में और भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा गाइड कर रहे हैं। बहुत सारे लेबल मैनेजर्स हैं जो बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं और लोग लेबल से हट के खुद अपनी आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी शुरू कर रहे हैं। तो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे और एक्सपीरियंस लोगों के साथ एसोसिएट करो, रेदर देन ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स जिनको फील्ड का कुछ नहीं पता, जिनको कंटेंट का कुछ नहीं पता, बस उनके पास पैसा है और वो कंटेंट कर रहे हैं। तो वहीं पे जो हमारा पहले भी बात हुई थी, जो रिलेशनशिप्स खराब होते हैं वो सही ढंग से रिसर्च करे बिना, जब आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में आते हो, आप किसी एग्रीमेंट में आते हो और उसके बाद आपको बाद में लगता है यार ये तो ऐसा है नहीं जैसे मैंने सोचा था, तो ख्याली दुनिया छोड़ के थोड़ी इंटरनेट पे मेहनत करें, रिसर्च करें लोगों के बारे में कि वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, किस किस साथ एसोसिएट थे, और फिर अपना रिस्क ले। पर कंटेंट करें, जितना ज़्यादा कंटेंट उतने ज़्यादा चांसेस। सो वेयर इज देविंदर सिंह सुदान हेडेड नेक्स्ट? एनी सीक्रेट प्रोजेक्ट्स? ऐसा तो नहीं कहनी कि सीक्रेट प्रोजेक्ट जो मेरे को जानते हैं और जिनके साथ भी मैं एसोसिएटेड हूँ, इंक्लूडिंग आपके साथ भी मैंने बात करी होगी पहले, कि जो मेरा विजन है जुगनू को थोड़ा बड़ा बनाने और एक आर्टिस्ट प्लेटफॉर्म बनाने का, मतलब जिसमें इनिशियल थॉट यही है कि सारे आर्टिस्ट आए, आईपी क्रिएट हो और एक सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी पार्टनर जुगनू उनको हेल्प आउट करे कंटेंट बनाने में भी और उनके रिलेशंस मेंटेन करने में भी। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक अभी चल रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज हैं, वो सब है। तो इट्स अ प्लेटफॉर्म जो शायद आने वाले, हम भी वर्किंग प्रोग्रेस है, शायद इस साल जुलाई तक हम उसका इनिशियल फर्स्ट वर्जन लॉन्च कर देंगे, जिस पे आप साइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हो और बेसिक उसके अंदर फीचर्स हैं जो भी सभी प्रोवाइड कर रहे हैं। बट लेटर ऑन जैसे जैसे काम आगे चल रहा है, हम 2027 तक उसको आउट एंड आउट जो हमारी पूरी प्रोजेक्शन है उस पर वर्किंग करते हैं, जिसके अंदर आप अपना कंटेंट जो भी है एक प्लेटफॉर्म से अपने घर बैठे बना सकते हो। आप वहाँ जाओ, आप वहीं पे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, लिरिसिस्ट और साथ में कंटेंट आईपीज, बैंकिंग सॉल्यूशंस और आर्टिस्ट के लिए बैंकिंग सॉल्यूशन स्पेसिफिकली जो मार्केट में कोई नहीं कर रहा है, ऐसी सर्विसेज सारी उस प्लेटफॉर्म पे मिली। तो मेरा मेजर गोल तो वही है। इन बिटवीन अब वहाँ तक पहुँचने के लिए आर्टिस्ट मैनेजमेंट हम पैरेलली कर रहे हैं, प्लस वी आर हेडिंग फॉर द मूवी। अभी हम अनाउंस नहीं कर रहे हैं बट आपको हिंट दे रहा हूँ कि वी आर डूइंग अ मूवी, जो शायद जब तक ये पॉडकास्ट आएगा मे बी अनाउंस हो गई हो या होने वाली। नहीं हुई, जल्दी आ जाएगा। नहीं, मैं डाउट कर रहा हूँ क्योंकि हमारा पहला पॉडकास्ट है, क्या पता, बट आई एम ग्लैड कि अगली बार जब मैं आपके पास आऊँ तो हो चुकी हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। हम्म। एंड अभी अब इसको कंक्लूड करते हैं अगर, तो हमने सब कुछ ट्राई किया हुआ है, आपको पता है हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में हर एक लेबल के पास अपनी कहानी है, हर एक आर्टिस्ट के पास अपनी कहानी है, आपके पास अपनी कहानी है, मेरे पास अपनी कहानी है। और उस कहानी में वो पूरा एक रोलर कोस्टर चलता है। हम अपने घर वालों को नहीं समझा पाते कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आस पड़ोस को नहीं समझा पाते हम क्या कर रहे हैं। और कभी कभी तो कभी ऐसी कोई होता है कि यार बिजनेस की कोई डील नहीं बनी जिसके पीछे हम काफ़ी महीनों से काम कर रहे थे, तो शायद उस दिन हमें भी लग रहा होता है हम क्या कर रहे हैं, कि क्या पता कोई एक सिक्योर जॉब कर रहे होते या कुछ कर रहे होते। बट होता क्या है, ये ना वो एक ड्रग बन चुका है। आप मानते हो कि यार ये ना ड्रग है? क्या मैं गाने ही बना सकता हूँ भाई, मैं सिर्फ गाने प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मुझे दूसरा काम आता ही नहीं है ना? इस लेवल पर पहुंचने के लिए हमने वो जो चीजें देखी हैं, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, उसमें कई लोग हम्म, मतलब एक स्टेप बैक ले लेते हैं कि नहीं यार ये तो नहीं है। मतलब इसमें से, क्योंकि मेरे को याद है जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी, पैरी को जानते हो आप, तो पैरी और मैं शायद हम माइनस में थे, आप भी उस माइनस को टच करके आए हो। माइनस से जीरो आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी। माइनस में हर कोई जाता है,
हमें वो गाइडेंस मिल गई सही टाइम पे, आपसे मिली या बादशाह भाई से मिली या और जितने जो लेबल्स थे, उन सब की जो गाइडेंस थी या उनके जो एक्सपीरियंस थे, उन्होंने हमें एक वो क्या कहते हैं, कि लाइटनिंग दे दी कि यार नहीं, इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, जो हमारे लिए इम्पॉसिबल लग रही है। तो आप ये मानते हो कि जैसे लोग कहते हैं कि पंजाब में हर गली में एक सिंगर बैठा है, हर गली में एक सिंगर बैठा है, हर एक गली में राइटर बैठा है, हर एक गली में एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बैठा है, तो वो 1 साल 2 साल तो हर कोई काम कर ही लेता है। बट वो एक बड़ा नाम, वो एक कहते हैं ना उसको, बुल्सआई हिट करना, वो क्या है इंडस्ट्री में? रेगुलरली एक अच्छी अर्निंग करना, एक हिट गाना या हिट पे हिट देते रहना, क्योंकि वो आपके हाथ में तो है नहीं। तो ऐसे लोगों को आपका क्या मैसेज होगा कि हम तो काम कर ही रहे हैं? तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका कि वो कैसे सरवाइव करें? मतलब हमसे एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछ ली, एक कैसा होगा और दूसरा मेरा क्या मैसेज है। भाई जो पहला तो जो होगा, मतलब क्या मैटर करता है एक आर्टिस्ट के लिए कि वो बुलजाई हिट कर चुका है, उसके लिए क्या कंफर्टेबल जोन हो गया। सो उसका कंफर्टेबल जोन यही है कि जो आर्टिस्ट सोच रहा है वो कर पाक, उसको फाइनेंशियल बैरियर्स नहीं है, उसकी पर्सनल लाइफ सॉर्टेड है, उसकी पर्टिकुलर टीम है, वो अलग बिजनेस वेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, अपने आप को और कैपेबल बना रहा है। ठीक है, तो और ये, और सॉरी टू इंटरप्ट यू, जो आर्टिस्ट अकेला काम कर रहा है, क्या वो सही है या गलत है? मुझे ऐसा लगता है कि अकेले काम करा जा सकता है, पर अकेले जो आपको स्पीड पकड़नी है वो नहीं पकड़ी जा सकती। ट्रू। क्योंकि आप, यार हर एक इंसान का एक मेंटल सेटअप होता है, जोन होता है और एक पर्सपेक्टिव होता है। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही ही हो। आपको टीम चाहिए होती है आपको करेक्ट करने के लिए, संभालने के लिए, प्लस आपके पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करने के लिए भी। मतलब आज तक मैं अभी बीच में बोलता आया हूँ कि मैंने जो भी किया मैं अकेले कर ही नहीं सकता। मेरे पास मेरे बड़ों का बहुत सपोर्ट था, उचाना भाई हो गए, बादशाह भाई हो गए, मेरे पेरेंट्स हो गए, और साथ में मेरे कलीग्स का बहुत सपोर्ट था, गुंजन, मोहक, और भी जो लोग मेरे को सपोर्ट करते आए हैं, नज़ारे गापा में काम किया है, विक्रम सर का, गैविश आप हो गए, पैरी भाई का बहुत सपोर्ट है, और भी जिनके मैं नाम नहीं ले पाया, जो मेरे भी जान में नहीं आ रहे, आर्टिस्ट का, आर्टिस्ट मैनेजर्स का, सबका सपोर्ट है। तो वो टीम ही होगी ना भाई। अब मैं बोलूँ कि मैंने अकेले ने बना दिया, मैंने तो अकेले ने कुछ किया ही नहीं। इट्स हमेशा टीम होती है। गाना भी आप शूट करने जाते हो, आप तो डायरेक्टर हो भाई, पीछे कितना क्रू लगता है। तो एग्जैक्ट टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बोलता है कि वो अकेले ग्रो कर सकता है, तो हाँ, हम गाना बना देते हैं, जैसे कोई गाना बनाया, वो उसको गाना किसी ने स्क्रीन पर देख लिया, 2 मिनट का गाना है, तो हर एक ने 2 मिनट देख के गाना हर एक ने बोल दिया यार अच्छा है या बुरा है। बट वो 2 मिनट का गाना बनाने के लिए पिछले शायद 2 महीने की कितनी मेहनत लगी है, वो नहीं पता किसी को। मेहनत और प्लस फाइनेंसिस बहुत आते हैं भाई। बहुत ज्यादा। मतलब ये पानी की तरह मनी ड्रिवन बिजनेस है, इसके अंदर पैसा आता भी बहुत है और लगता भी बहुत है भाई। तो कमजोर बूदे के लोग तो आएंगे ना, और आता बहुत कम स्पीड से, जाता बहुत जल्दी से। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो जहाँ पे आपने ये बैलेंस ढूंढ लिया ना, जहाँ पे आपने ये बैलेंस ढूंढ लिया, आप वहाँ काम करना सीख गए। तुमने एक बात बोली थी कि ना, प्रोड्यूसर वो नहीं है जो पैसे लगा के एक गाना बना रहा है, प्रोड्यूसर वो है जो पैसा लगाए बिना गाना बना रहा है। बोलो वो, उसने मेरा थॉट प्रोसेस, यार काम करने का प्रोसेस काफी चेंज किया था उस बात ने। तो होती हैं कई मोमेंट्स आपकी लाइफ में जिनको ना आप हमेशा चेरिश करते हो। तो मेरी लाइफ में वो 2020 और 21 का वो ऐसा टाइम है जो है, उसने जो मेरे को सिखाया है, वो ना उससे पहले सीखा हूँ मैं, ना उससे बाद सीखा हूँ। मेरी नज़र में तो भाई आपका रोज कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। अब वो तो है ही, हार्ड है। आज आपने ये पॉडकास्ट शुरू किया है, आज हमारा पहला है। जब हम दोबारा बैठेंगे कभी, तो आज मुझे ये पहला करना अच्छा इसलिए लग रहा है, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है ना, हमारी भी कॉन्वर्सेशन है ये। आपने मेरे को मैसेज भेजा, मैं आ गया, हम वैसे ही दोस्तों की तरह ओवर पिज्ज़ा बात करते थे, आज ओवर टेबल बात कर रहे हैं। तो सही बात, अच्छा है, सीखते रहना चाहिए, हर एक इंसान ग्रो करता है। डरना नहीं, मुझे ऐसा लगता है इस बिजनेस के अंदर जो डर गया वही कर गया, हाँ वो कर गया। तो डरना नहीं है, लॉसेस आते हैं, प्रॉफिट्स भी आएंगे, अच्छी टीम्स मिलती है, और ये मत समझो कोई आर्टिस्ट चला गया या किसी कंपनी के साथ बुरा हो गया तो आपका करियर खत्म है, नहीं। शायद आपका साथ उनके साथ उतना ही था, अब आपको कोई और अच्छी टीम मिलेगी, आप और अच्छी टीम डेवलप करो। कोशिश करो एक ही टीम चले लंबे समय तक, पर स्ट्रेस वाली रो बात लो। ठीक है, तो अगर आप आर्टिस्ट हो या अगर आपके आसपास कोई आर्टिस्ट है, तो प्लीज गेट इन टच विद देवेंद्र भाई। वो ही हैं मेरे हिसाब से जिनके लिए आई कैन वाउच फॉर, कि जो आपको सही गाइड करेंगे, सही नॉलेज देंगे। अगर आपको आर्टिस्ट बनना है, म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना है, आप कुछ भी हो, तो कंपनी का नाम जुगनू है ना? तो
जुगनू है जो ब्रांड है, उसके साथ मैं खुद काम कर चुका हूँ। और मैं मेरी लाइफ तो चेंज हुई थी। मेरे को पूरा है ना भरोसा है कि जो भी आपके पास आता है ना गाइडेंस के लिए, आप टू दी पॉइंट बात करते हो। मेरे को वो ऑनेस्टी बहुत ढूंढनी ना मुश्किल है हमारी लाइन में। 99% बंदे यहाँ पर फेक हैं, ये भी रियलिटी है। बट ये भी रियलिटी है कि वो जो 1% जो ऑनेस्ट है, उन्हीं की वजह से इंडस्ट्री भी चल रही है। तभी जो लोग जो वर्कआउट कर जाते हैं, उनका काम भी उन्हीं की वजह से मिल रहा है। तो आई एम रियली हैप्पी कि मैं आपको जानता हूँ, आपके टच में हूँ, और हम दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, हमारा इतना भाईचारा है। और मैं यही विश करूँगा कि आपका इस साल का जो भी वेंचर है, जो भी प्रोजेक्ट्स है, वो सुपर डुपर हिट। बस। मैं भी दिल से यही चाहता हूँ भाई कि आपका काम, आपकी चीज़ें हैं, सब बढ़िया हो। एंड आई एम मोर देन ओवरवेल्म कि आपने जो नहीं है, अच्छी अच्छी बातें कही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि 50 रुपए काट भाई ओवर एक्टिंग का। वो ऐसी नहीं, मैं थोड़ा महंगा हूँ, 100 रुपये कटेंगे। चलो ओके भाई, फिर बैठते हैं, दोबारा मिलते हैं। डन भाई, डन। रियली थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके। ओके।